या 15 रिलेशनशिप में चले जाओ तो एक्सप्लोरिंग खत्म नहीं होती कई लोगों की, क्योंकि आप 5 साल रिलेशनशिप में होते हुए ये नहीं कह सकते आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग. The man is constantly thinking कि why is she talking so much about a problem, which makes him question his own masculinity and providing nature. कि अगर इतना क्वेश्चन कर रही तो मैं तो फिर सही हस्बैंड हूँ नहीं. How do I know that the time that I'm giving to myself, I'm really healing, or it's just that I'm becoming numb? अगर आप किसी चीज़ को फील कर रहे हो एंड उस फील के साथ आपको पेन या कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस का बर्डन नहीं आ रहा है. अगर आप 5-6 सीरियस रिलेशनशिप्स में रह चुके हो एंड यू हैव एंटर्ड योर 30s, तो व्हाट इज योर एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव? इफ़ यू आर राइट विद द राइट पर्सन और नॉट. आपको किसी से प्यार हो गया इसकी क्या गारंटी कि वो इंसान सही है आपके लिए? प्यार तो किसी से भी हो सकता है. बट ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो चल रहे हैं 8-8 10-10 सालों से, लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा पोजेसिव बिहेवियर है, वहाँ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर वो रिलेशनशिप इतने लंबे कैसे लास्ट कर रहे हैं? उन मोमेंट्स में विल हर्ट देम एंड अटैक देम विद द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन. बिकॉज रिस्पेक्ट है नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं. आई डोंट केयर अबाउट योर वेलबींग, आई डोंट केयर अबाउट हाउ यू फील अबाउट थिंग्स. आई विल डू एनीथिंग इट टेक्स टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. एंड अगेन यहाँ से चीटिंग भी स्टार्ट हो सकती है. बिकॉज आई डोंट रिस्पेक्ट माई पार्टनर मच, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे चीटिंग से उसे फ़र्क पड़े ना पड़े. हमारा इंटेंशन भी है सॉल्व करने का, फिर सॉल्व क्यों नहीं होता? वाई रिलेशनशिप डोंट रिजल्ट इनटू 100% सक्सेस? अगर कोई रिलेशनशिप में ज़्यादा था, टीचर्स ह्यूमिलेट करते, पेरेंट्स ह्यूमिलेट करते, सोसाइटी ह्यूमिलेट करती, तो हमारे लिए रिलेशनशिप में जाना वॉज अ बिग डेंजर पॉइंट. क्योंकि हम जनरली काफ़ी बार लोग करते हैं कि वेंट आउट के लूप में फंस जाते हैं. वो वेंटिंग कर रहे हैं, 2 मिनट अच्छा लगता है, फिर वापस बैक टू द सेम लूप. फिर आप अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए, फिर आपको बुरा लग रहा है, फिर आप वेंट आउट करते हो, फिर बिजी हो जाते हो. चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, डिप्स भी आएंगे, कभी कभी बहुत अगली फाइट्स भी होंगे आपके रिलेशनशिप्स में. डज नॉट मीन रिलेशनशिप इज गोइंग फॉर अ टॉस. कभी कभी चीज़ें इतनी दब जाती है, पाइल अप हो जाती है, बिकॉज हम प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं. 100% पॉसिबल नहीं है किसी भी स्टेट पे. शिवम, व्हाट इज द रोल ऑफ फियर इन अ रिलेशनशिप? नमस्ते, वेलकम टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा. मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हार्ट ब्रेक कोच हूँ, और आज के इस पॉडकास्ट में हम हार्ट ब्रेक और हार्ट ब्रेक के अराउंड जो इमोशंस होते हैं, जिसमें हम खुद को कंफ्यूज पाते हैं, खुद को घिरा हुआ पाते हैं और उनसे निकल नहीं पाते हैं, उसके बारे में डिकोड करेंगे, बात करेंगे और समझेंगे कि उसको कैसे हमें बेटर तरीके से प्रोसेस करना है और कैसे एक हील्ड वर्जन ऑफ माई सेल्फ दिखेगा. वो हील्ड वर्जन फिर कैसी चॉइसेस वहाँ से कर सकता है, उसके लिए कैसा वर्ल्ड ओपन अप होता है. यू नो, आई हैव बीन देयर, आई हैव हैड अ हार्ट ब्रेक एंड आई नो दैट जब आपका हार्ट ब्रेक होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में, आपके इमोशनल प्लेन पर चल रही होती है. कुछ चीज़ों के लिए आपके पास लैंग्वेज होती है, लेबल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, कुछ चीज़ें आप बता ही नहीं पाते हो कि क्या चल रहा है. तो आज के इस एपिसोड में हमने उस तरह की बातों को भी करने की कोशिश की है. जब हार्ट ब्रेक होता है तो हम ग्रीफ को बहुत क्लोज तरीके से महसूस कर पाते हैं, हम लॉस को बहुत क्लोज तरीके से महसूस कर पाते हैं. और हार्ट ब्रेक में जो ये पेनफुल इमोशंस होते हैं ना, इनमें एक बहुत बड़ी बड़ी हमारे लिए लेसन्स होते हैं. इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ मिरर टू शो अस हु वी आर टुडे, एंड ऑल्सो it acts as a guide to take us where we can be in a fruitful relationship. आज के इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी रिलेशनशिप्स के इन एंड अराउंड इमोशंस का प्ले आउट, उनके चैलेंजेस, उनकी स्ट्रगल्स, उनके सिचुएशंस हमने डिस्कस किए हैं. एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सी योर सेल्फ इन दिस एपिसोड. आज हमारे साथ हैं शिवम, जो कि एक इमोशनल इंटेलिजेंस कोच है. ही इज़ अ फॉर्मर एरोस्पेस इंजीनियर एंड वन ऑफ द मोस्ट ग्राउंडेड थिंकर्स इन दिस स्पेस दैट आई हैव मेट. Let's welcome him on the Journey Within podcast. Hi Shivam, welcome to the Journey Within podcast. सबसे पहला इमोशन जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ आपसे, that is pain, especially in the context of heartbreak. ना आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप्स में जाते हैं और जब आप उनसे पूछते हो व्हाट इज़ द स्टेटस, दे से वी विल सी वेयर इट गोज़, और आई डोंट सी माई सेल्फ विद देम फॉर अ लॉन्ग टर्म, और आई एम इन इट फॉर द मोमेंट, लेट्स गो विद द फ्लो. यू नो, बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट आई हैव नॉट थॉट ऑफ अ फ्यूचर विद देम एज ऑफ नाउ. तो कभी कभी हमें पता होता है दैट पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर मी, और दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट फॉर मी, एंड येट वी गो इन टू इट. इवन द नॉलेज ऑफ इट नॉट लास्टिंग फॉर एवर, but you still feel destroyed when it ends. Why we process pain
और वी फील पेन इवन व्हेन वी नो कि चलने वाला नहीं था, पहले से पता भी था, तब भी हमें पेन क्यों फील होता है? राइट सी, जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द पर्सन एनी मोर, इट इज़ अबाउट द वेरी स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी डू विद दैट पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, the habits we build around them, the identity we build around them, the behaviors we change around them. वो छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में चेंज होनी चालू हो जाती है. फॉर एग्जांपल, मैं पहले 8 बजे सुबह उठता था, बट अब 6 बजे उठना चालू करता हूँ बिकॉज ऑफ माई पार्टनर. मैं पिज़्ज़ा खाता था, अब मैं बर्गर खा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई पार्टनर. ये छोटी छोटी चेंजेस मेरी लाइफ में आ चुके हैं, एंड दिस आर वेरी मेजर थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट. वेरी माइन्यूट चेंजेस वी डेवलप बिकॉज ऑफ द पर्सन आई एम बीइंग विथ. एंड वो जितना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता है, आपकी आइडेंटिटी में शिफ्ट आना चालू करता है बिकॉज ऑफ द पर्सन यू आर विथ. नाउ व्हेन यू गो थ्रू अ ब्रेकअप ऑफ एनी सॉर्ट, यू आर नॉट जस्ट लूजिंग दैट पर्सन, यू आर ऑल्सो लूजिंग अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज वो आइडेंटिटी भी अब टूटनी चालू हो चुकी है. बिकॉज आपने एक आइडेंटिटी बनाई जो उस इंसान के कारण बनी थी, एंड सडनली व्हेन दैट पर्सन गोज अवे, द आइडेंटिटी ऑल्सो फील्स लाइक अ वॉइड. चाहे से वो आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं थी, Right. बट अब आप उस न्यू आइडेंटिटी में सेटल इन हो गए थे. Yes. आपको पता था कि मेरा अगला दिन ऐसा दिखेगा, Yes. मेरी चॉइसेस ऐसी दिखेंगी, बिल्कुल. मेरा घूमने जाने का मतलब ये होगा. बिल्कुल. एंड सडनली व्हेन दैट पर्सन गोज, यू आर लेफ्ट विद नथिंग. Exactly. The meaning of all those new habits, new behaviors, new things will always feel like a void. So that is where the pain originates from, because आपकी बॉडी के लिए या आपके ब्रेन के लिए एक डेफिनेशन होता है एक पार्ट का कि हु एम आई एज अ पर्सन, एंड वो जितना सिक्योर होता है उतना हम कंफर्टेबल फील करते हैं. जब वो पर्सन चला जाता है, वो डेफिनेशंस ऑल्सो फील इनसिक्योर बिकॉज दे डोंट हैव अ मीनिंग नाउ. दैट इज नॉट हु आई एम एज अ पर्सन, बट दैट डज नॉट ऑल्सो बिलोंग विथ मी. तो कन्फ्यूजन है बीच का, दिमाग क्या फील करे उस चीज़ के बारे में. इट्स लाइक अ लॉस, एंड इट्स लाइक अ फिजिकल लॉस. इट्स लाइक लूजिंग अ लिम्ब ऑफ योर सेल्फ, कि आपके लिम्ब तो था बट वो चला गया, आपके साथ चला गया. अब क्या करोगे उस चीज़ के बारे में? तो दैट इज़ वेयर द पेन कम्स फ्रॉम, एंड दैट फील्स लाइक अ रियल पेन, दैट फील्स लाइक अ रियल heavy pain for that matter. तो वो changes आते ही हैं because we lose the person and we lose the identity that comes with it. Now how do we really deal with that particular thing? Deal करने का सबसे आसान तरीका, important तरीका है समझ पाना कि ये process आएगा ही आएगा. There's no other way to go about this particular thing, because we talk about the grief that comes with losing a person on a very physical level, but we don't talk about the grief that comes from breakup as well. And we go through grief while we lose a person in terms of breakup. तो उसको आपको प्रोसेस करने का मौका देना पड़ेगा, अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को, एंड धीरे धीरे सेटल इन होना पड़ेगा. इनफैक्ट एवरी न्यू थिंग यू डू विथ समवन एल्स विल रिक्रिएट द ट्रिगर फॉर यू, विच मीन्स आज आप एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाते थे उस पर्सन के साथ, कैफ़े में जाते थे उस पर्सन के साथ, एंड सडनली आप लाइफ को आपने फिर से रीबिल्ड किया, नए लोगों से मिलना चालू किया, यू गॉट अ न्यू पार्टनर एज वेल नाउ, बट आफ्टर 6 months you go to the same cafe. And then you'll feel that again surge of weird emotions coming your way. And then you'll question yourself कि have I not moved on yet? मुझे तो लगा था मैं तो move on कर चुका हूँ, ये suddenly ये क्या हो गया? So this is a very important thing to ask yourself. It was not love. It was not any sort of missing feeling from that particular person. It was that a lot of connections were made with different parts of life. And जब वो part को पहली बार touch करोगे, तब तक वो feelings फिर से associate कराएंगी. In fact, the same thing happens with intimacy as well. जब आप किसी पर्सन के साथ इंटीमेट होते हो इनिशियली, आप जिसके साथ आप थे पहले, आप एक तरीके से आपकी बॉडी और माइंड एडजस्ट कर चुकी थी. नाउ यू आर डेटिंग समवन एल्स, 6 महीने, साल भर बाद, 2 साल बाद, यू इंटीमेट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन. इन योर माइंड, इन योर हेड, लॉजिकली यू नो हैव मूव्ड ऑन, यू आर इन लव विद दिस न्यू पर्सन, बट द फर्स्ट टाइम यू गेटिंग इंटीमेट विद दैट पर्सन, आपकी बॉडी को तो ये आदत नहीं थी. आपकी बॉडी के लिए तो न्यूरल नेटवर्क तो सारा पुराने के साथ कनेक्टेड था. अगेन दैट होल सर्ज ऑफ मेमोरी विल कम इनटू द पिक्चर. डज दैट मीन यू आर इन लव विद दैट पर्टिकुलर पर्सन? Probably not. It is again your body's way of recognizing those same patterns. Then there's a very popular book, The Body Keeps the Score. So your body remembers, every cell in your body has a memory of what happened. Right. क्या आपके साथ हुआ, कौन आपके साथ थे, उनके साथ आपने क्या किया, आप क्या किया करते थे, आपका डे कैसे चलता था, आपकी बॉडी सेलुलर लेवल पे वो याद रखती है. Then what do you want to say about the culture of now, जिसमें बहुत frequently partners change हो रहे हैं. Like if I meet anybody, any client that comes to me जो अपने 30s में हैं, उनके आमूमन तौर पर 4 से 5 रिलेशनशिप्स हो चुके हैं, और अभी वो या तो एक हार्ट ब्रेक के थ्रू जा रहे हैं इसलिए वो मेरे पास आते हैं, या वो डिवोर्स करना चाहते हैं इसलिए आते हैं. यू नो, they still have that void in their life, and they have these 5-6 big experiences
तो इनके माइंड में न्यूरोलॉजी लेवल पे क्या चल रहा है? हाउ डू दे प्रोसेस लव नाउ? अगर आप 5-6 सीरियस रिलेशनशिप्स में रह चुके हो एंड यू हैव एंटर्ड योर 30s, तो व्हाट इज़ योर एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव? राइट, सी आई थिंक इसमें ideally if you have explored that path, it is not necessarily a bad thing unless and until you have not processed it. जनरली प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आप एक रिलेशनशिप में जाते हो, इट डज नॉट वर्क आउट इन योर फेवर, एंड देन टू एस्केप दैट पेन यू इमीडिएटली जंप टू द नेक्स्ट रिलेशनशिप. Now that is where the residue of the first relationship will carry on to the next relationship, and the second relationship का residue third पे जाएगा, and then fourth पे जाएगा, and then fifth पे जाएगा, and that is where your brain becomes chaotic and uncomfortable with the whole idea of what is going around it. बट अगर आप कर पा रहे हो इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, मेरे साथ क्या हुआ, आपने समय दिया खुद को भी समझने का, निकल पाने का, प्रोसेस करने का अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, सो इट बिकम्स स्लाइटली ईजियर टू अंडरस्टैंड दोज एक्सपीरियंसेस. एंड व्हाई आई से दिस पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज आज का जो डेटिंग सीन है, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू फाइंड द राइट पर्सन एट द फर्स्ट गो. तो देयर इज़ नथिंग दैट विल वर्क आउट इन टुडेज डेटिंग कल्चर कि आप पहले में चले जाते हो और आपको अच्छा पर्सन मिल जाएगा, गारंटी मतलब बहुत रेयर चांसेस है. तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. अब हम ये नहीं कह सकते एक्सप्लोर ही मत करो, फिर तो आप जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे आपको खुद नहीं पता चलेगा आप चाहते क्या हो और पार्टनर कहाँ आपको कैसा मिल सकता है. तो एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा. यू विल हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर, यू विल हैव टू एक्सप्लोर, यू विल हैव टू मीट पीपल. ऑफ कोर्स यू विल हैव टू डिफाइन सर्टेन बाउंड्रीज अराउंड इट जहाँ पे आपको लगे कि मुझे हर्ट ज़्यादा ना हो, लेकिन एक्सप्लोर तो करना ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर वे टू गो अबाउट इट. बट येस, कीप ऑन प्रोसेसिंग व्हाट यू बीन थ्रू एज वेल एंड डोंट जंप इमीडिएटली फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू अनदर. यू नो, यू सेड कि एक रिलेशनशिप से हम ख़त्म होता है या अभी ख़त्म जैसा हो रहा होता है, हम इमीडिएटली किसी और से बात करना शुरू कर देते हैं या दूसरा रिलेशनशिप में चले जाते हैं. ये तो बहुत सिंपल सिचुएशन है जहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि रीबाउंड रिलेशनशिप, जो आजकल छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि रीबाउंड is not a healthy relationship, usually सही नहीं होता है and all of that. I'm talking of a more complicated situation जहाँ पे एक इंसान का एक ब्रेकअप हुआ और फिर वो 2-3 साल या तो सिंगल रहा या फिर किसी और चीज़ में अपने आप को इंगेज किया, विच इज़ नॉट अ रिलेशनशिप. देन आफ्टर 2-3 years later गॉट इन टू अ रिलेशनशिप अगेन. फिर वो रिलेशनशिप 2-3 साल चला, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर 2-3 साल लग गए उस पेन से निकलने में, बिकॉज वो इंसान जो है वो इनहेरेंटली ऐसा नहीं है कि जो एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जंप करना चाहता है. क्योंकि मुझे लगता है 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो जो जल्दी से जंप करते हैं और दूसरे तरह के लोग रुक जाते हैं. उनकी लाइफ में सब कुछ रुक जाता है बिकॉज वो ब्रेकअप इतना हैवी है प्रोसेस करने के लिए. आई नो ऑफ अ क्लाइंट जो मेरे पास जब वो 22-23 साल की थी तो शी वॉज डेटिंग समवन. वो उनका बहुत लंबे टाइम से 4-5 साल से बॉयफ्रेंड था. घर में शादी वादी की बातें होने लगी, पेरेंट्स ने अप्रूव नहीं किया और उन्होंने उनसे ब्रेकअप कर लिया अपने बॉयफ्रेंड से. ख़त्म हो गया वो रिलेशनशिप. 2-3 साल सिंगल रही, अपनी कॉर्पोरेट में जॉब की, किसी और सिटी में चली गई, वहाँ पे जॉब चलती रही. फिर एक और रिलेशनशिप हुआ, छोटा था, 6 महीने 8 महीने का, उसमें इंगेजमेंट हो गई. 1.5-2 साल इंगेजमेंट चली तो सीरियस हो गया रिलेशनशिप, वहाँ भी किसी वजह से ब्रेकअप हो गया. उसके बाद 2-3 साल उन्होंने ब्रेक लिया, फिर वो एक और रिलेशनशिप में आई. अब यहाँ पे उन्होंने 4 साल ऑलमोस्ट रिलेशनशिप, ऑलमोस्ट लाइक अ लिव इन, नॉट लिविंग टुगेदर बट प्रैक्टिकली हर दिन साथ है, उनके घर पे रुक रहे हैं, वो उनके घर पे रुक रहे हैं. वो भी एक बहुत सीरियस रिलेशनशिप था. अगेन वो रिलेशनशिप नहीं चला. नाउ करते करते वो 34-35 की एज में आ गई हैं, फ्रॉम द एज ऑफ 23. एंड दीज 3 वेरी सीरियस एपिसोड्स. अब उन्हें यहाँ समझ नहीं आता है कि वॉट शी टोल्ड मी वॉज, देखो 23 में मुझे लगता था उसको जो पसंद है मैं वैसे कर लूँ. अगर उन्हें, जैसे आपने कहा बर्गर पसंद है तो मैं पिज़्ज़ा खाती थी तो मैं बर्गर खाना शुरू हो गई. उन्हें पसंद है मैं ऐसे कपड़े पहनूँ तो मैं ऐसा करना शुरू हो गई. विच अगर मैं उसको एक शब्द दूँ तो शायद अडेप्टेबिलिटी एक वर्ड होगा कि आप अडेप्ट हो जाते हो, आपका पार्टनर कैसा है. मूविंग ऑन, उस रिलेशनशिप से उनको क्या लर्निंग मिली कि अडेप्टेबल नहीं होना है. मुझे आई वॉन्ट टू होल्ड माई ग्राउंड फर्स्ट. मुझे पिज़्ज़ा खाना है तो मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है, मैं बर्गर नहीं खाने वाली हूँ. अगले रिलेशनशिप में वो वैसे लर्निंग के साथ गई अपने 2-3 साल जो उन्होंने ब्रेक लिया उसके बाद, कि अब मैं पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करूँगी. वो भी आइडिया नहीं चला, वहाँ पे वो रिजिड हो गई, तो वो रिलेशनशिप शायद उस वजह से काम नहीं किया. फिर थर्ड रिलेशनशिप में आई तो वहाँ पे उनको समझ, शी गॉट कन्फ्यूज्ड कि करना क्या है. बर्गर खा लेना चाहिए क्योंकि मेरे पार्टनर को खाना है, कि मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है, और ये हेल्दी बैलेंस होता क्या है. द होल आइडिया ऑफ लव इज़ ट्विस्टेड फॉर मी. मुझे नहीं समझ में आ रहा. आई स्टार्टेड आउट एज अ नाइव पर्सन हु इज़ रेडी टू लव, जिसके मन में मैं प्यार के लिए सब कुछ दे सकती हूँ, कर सकती हूँ. उसके बाद फिर ऐसा इंसान कि नहीं, मुझे जो चाहिए मुझे वैसे ही चाहिए. उसके बाद आज कन्फ्यूजन कि करना क्या है मुझे. एंड इट इज़ क्रिपलिंग मी. इट इज़ क्योंकि मुझे डिसीजंस हर मोमेंट लेने हैं उस इंसान के साथ. मुझे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, मुझे फैमिली के रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, मुझे एवरीडे लिविंग में 10 डिसीजंस लेने हैं. किस टाइम पे मैं क्या करूँगी, फिजिकल फिटनेस के लिए क्या करेंगे, कौन सी जगह पे ये ज्वाइन करना है, वो ड्राइविंग जाना है, 1000 तरह की चीज़ें डिसीजन. एंड शी इज़ लाइक, आई डोंट नो व्हाट इज़ द राइट वे. आई कीप क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, शुड आई अडेप्ट और शुड आई स्टिक टू माई ग्राउंड.
What is your response to this kind of a scenario? राइट सी आई थिंक अगर इतने 12-13 साल ये प्रोसेस चल रहा है, इसका मतलब देर आर सर्टन इनहेरेंट पैटर्न्स द पर्सन इज ऑब्वियसली कैरिंग विद इन देमसेल्व्स दैट कुड बी लीडिंग टू फियर ऑफ कमिटमेंट एज वेल. अगर वो इंसान लास्ट मोमेंट पे जाके पैनिक कर जा रहा है और कहीं ना कहीं पीछे हट जा रहा है, तो उसके दिमाग में डिसीजन पैरालिसिस हो रहा है एंड कहीं ना कहीं कमिटमेंट का डर हो सकता है. फर्स्ट और सेकेंडरी जो बात आती है ना कि मुझे या तो बहुत अडेप्टिव बनना है या तो बहुत रिजिड बनना है, इट ऑफन कुड बी अ केस ऑफ ब्लैक और वाइट थिंकिंग कि हम या तो ये ग्राउंड में हैं या तो ये ग्राउंड में हैं, बट रियलिटी इज़ नॉट वाइट और ब्लैक, इट्स ऑलवेज ग्रे. सो यू हैव टू फाइंड द स्वीट बैलेंस ऑफ एवरीथिंग अराउंड जो भी आपको मिल रहा है एंड प्ले अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. मैक्सिमम लोग ही ब्लैक और वाइट में ऑपरेट करते रह जाते हैं, दैट इज़ वेयर दे ऑफन फील कन्फ्यूज्ड अबाउट लाइफ. और ये भी एक पार्ट है ना कि लोग का जो डेफिनेशन है रिलेशनशिप का या लव का बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेवल पे एक्यूरेट है, बट बाकी प्रैक्टिकलिटी का लेवल पे या रैशनल लेवल पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है. What do you mean by that? Explain that. जब हम लव की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द इमोशंस दैट कम विद इट, द बटरफ्लाइज, द स्टमक, द यू फील ग्रेट, यू फील वंडरफुल, द हनीमून फेस, हम उन सारी चीज़ों की बात The excitement, the nervousness. एग्जैक्टली राइट, वो सब उन सारी चीज़ों की बात करते हैं, बट दे आर नॉट द राइट इंडिकेटर टू डिसाइड इफ़ यू आर राइट विद द राइट पर्सन और नॉट. आपको किसी से प्यार हो गया, इसकी क्या गारंटी कि वो इंसान सही है आपके लिए? प्यार तो किसी से भी हो सकता है. आप इंसान हो, आपका बायोलॉजिकली आपकी बॉडी इस तरीके से बनी है कि आप किसी से अट्रैक्ट हो गए, किसी से प्यार होगा. इट डज़ नॉट डिफाइन एनीथिंग एट ऑल. तो हम प्यार को एज एन एब्सोल्यूट फिगर देखते हैं कि अगर प्यार हो गया मतलब ये एक सच्चा एग्जाम्पल है, ये सही इंसान होने वाला है मेरे लिए. बट प्यार इज जस्ट अ वेरी बायोलॉजिकल थिंग जो किसी के साथ भी हो सकता है गिवन द राइट सर्कमस्टांसेस, द राइट टाइमिंग. तो हम पहली बात तो प्यार को एज अ बहुत एब्सोल्यूट फिगर लेके चलते हैं, दैट इज क्रिएट्स अ लॉट ऑफ केओस इंटरनली, बिकॉज हम उसको इंडिकेटर मानते हैं कि पर्सन सही होने वाला है नहीं होने वाला है. तो हम बाकी प्रैक्टिकल रीजंस को इग्नोर ही कर देते हैं कम्प्लीटली. तो बेसिकली आपका किसी से प्यार हो जाना का मतलब ये नहीं है कि वो रिलेशनशिप आपके लिए सही होगा, बिल्कुल. वो इंसान आपके लिए सही होगा. बिल्कुल. तो फिर क्या इंडिकेटर है, कैसे पता चले अगर कोई इस एपिसोड को सुन रहा है? इमोशंस, कि आप इमोशंस पे जाओ, लव की फीलिंग को ऑब्जर्व करो, प्रोसेस करो, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग्स इन द वर्ल्ड. नेचुरली तो आपको फील करना चाहिए, बट साथ साथ ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपको चाहिए क्या, दूसरा इंसान आपको क्या दे पा रहा है. बिकॉज रिलेशनशिप में जब हम बात करते हो तो देर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ नीड्स इन्वॉल्व बिटवीन ईच अदर, इमोशनली एंड फिजिकली. एंड वो फीलिंग जो हम बात करते हैं ना प्यार की, वो एक ऐसा फेज़ है जो आपको नेचुरली बायोलॉजिकली आपकी बॉडी क्रेव करा रही है एक दूसरे के लिए, तो आप एफर्ट से उसे अकॉर्डिंगली करोगे, बाकी चीज़ों को ब्लाइंडेड होकर. बट चीज़ें जब स्टेबलाइज हो जाती है तब आपको रियलिटी वाला पार्ट दिखता है कि कौन कितना करता है और कितना नहीं करता है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए. जैसे वही बात है कि मुझे स्टार्टिंग में पिज़्ज़ा खाना है या बर्गर खाना है, मैंने एग्री कर लिया पिज़्ज़ा खाने पे, बिकॉज मेरा दिमाग बोल रहा है ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट. लेकिन 6 महीने बाद आप पिज़्ज़ा खा के बोर हो जाओगे और गुस्सा करोगे यार कि यार तुम्हारे कारण मुझे हर दिन पिज़्ज़ा खाना पड़ रहा है, मुझे तो मेरी अपनी आइडेंटिटी छूट गई. तो ये पार्ट कि मैं कितना खुद को सप्रेस कर रहा हूँ और कितना नहीं करना है, वो एक राइट बैलेंस ढूंढ पाना ज़रूरी है. तो अंडरस्टैंड द पर्सन एज वेल कि वो क्या है और आप क्या हो, आपको क्या चाहिए और वो क्या ऑफर कर पा रहा है, उनको क्या चाहिए, आप कितना ऑफर कर पा रहे हो. तो वो राइट बैलेंस को भी पकड़ना ज़रूरी है. दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट देयर इज अ इक्वल लेवल ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल नीड्स गेटिंग मेट एज वेल. अगर आपकी वो नीड्स फुलफिल नहीं होती है तो एक पॉइंट पे वॉइड आएगा ही आएगा, एंड देन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दैट विल कम आउट इन डिफरेंट वियर्ड फॉर्म्स. What are the most important emotional needs that a relationship fulfills for a person? The very first and the most important thing is always going to be security. अगर आप सिक्योर हो अपने पर्सन के साथ ना, तो बाकी सारी चीज़ें, कॉन्फिडेंस होना, ग्रोथ होना, ट्रस्ट डेवलप करना नेचुरली आ जाता है. बट आप सिक्योर ही नहीं फील कर पा रहे हो. बट ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो चल रहे हैं 8-8, 10-10 सालों से, लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा पोजेसिव बिहेवियर है, वहाँ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर वो रिलेशनशिप इतने लंबे कैसे लास्ट कर रहे हैं? सी, लंबा लास्ट करना रिलेशनशिप हैज़ नथिंग टू डू विथ बीइंग अ गुड रिलेशनशिप और नॉट. इट हैज़ टू डू विद द पीपल इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप. कुछ लोग सह लेते हैं तो सहते रहते हैं उसके बाद भी, कुछ लोग नहीं सहते तो जल्दी निकल लेते हैं. तो सहने की कैपेबिलिटी पर डिपेंडेंट है. द रीज़न वाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन वाज दिस ओनली, ताकि जो लोग सुन रहे हैं उनको समझ में आए कि कई बार क्या होता है ना, हमारा एक रिलेशनशिप जिसमें हमारी नीड्स नहीं मीट हो रही हैं और हम दूसरे की नीड्स भी नहीं मीट कर पा रहे हैं, हम दोनों अलग जगह पे खड़े हैं, उसको ब्रेक करना इसीलिए मुश्किल हो जाता है बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड सो मच टाइम इन इट, यू नो. संक कॉस्ट फैलेसी आ जाती है वहाँ पे कि मैंने 5 साल तो लगा दिए, अब वापस से शुरू करना पड़ेगा. एंड आई सी पीपल अराउंड मी जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो बहुत केपेबल हैं, हार्ड वर्किंग हैं,
अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे पैसे बना रहे हैं, लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आती है तो सिर्फ इसीलिए बैठे हैं उस रिलेशनशिप में क्योंकि दोबारा से कौन करे, हाँ बिल्कुल 7 साल हो गए, दोबारा से कौन करे. राइट. So that is why I wanted to ask this question to you, and you have said it beautifully कि रिलेशनशिप का लंबा होना से मतलब नहीं है कि वो अच्छा भी है, राइट? बिल्कुल, इससे कोई गारंटी नहीं है. आपको समझना पड़ेगा कि यू टू मस्ट बी ऑफरिंग ईच अदर समथिंग. एंड ये हम आई टॉक इन वेरी मैथमेटिकल सेंस, बट एक हर रिलेशनशिप में ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है. जब मैं ये बात बोलता हूँ तो ऑब्वियसली इट टेक्स अवे द मीनिंग ऑफ लव एंड द ब्यूटी आउट ऑफ रिलेशनशिप, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शंस दैट इज हैपनिंग इन एनी रिलेशनशिप टू एक्चुअली मेक इट वर्क. आप अपने पार्टनर को क्या दे रहे हो और आपका पार्टनर आपको क्या दे रहा है, ये आप ऑब्वियसली मैं लिख कर बात ना करो, बट सबकॉन्शियस लेवल पे आपको पता होता है कि आप क्या दे रहे हो और आपको क्या मिल रहा है. अगर वो ट्रांजैक्शन इक्वल के लेवल पे नहीं है तो नेचुरली बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट एक दूसरे के लिए बिल्ड होना चालू हो जाता है. क्या मिल रहा है कि हम बात कर रहे थे, आपने कहा सबसे पहले इमोशनल नीड जो मीट होनी चाहिए वो है सिक्योरिटी. टेल मोर. सॉरी, आप इसके बाद और बताइए. एक तो सिक्योरिटी आपने बताया कि ये नीड आपकी मीट होनी चाहिए एक सही रिलेशनशिप में. तो एनीबडी हु इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, अगर वो सिक्योर नहीं फील करते अपने रिलेशनशिप में तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पे एक इंडिकेटर है दैट यू नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन. एंड ये जब सिक्योरिटी की बात करते हैं ना तो काफ़ी बार हम ये नहीं अज्यूम कर सकते कि ये पर्सन मुझे कैसा फील करा पा रहा है, कैसा नहीं फील करा पा रहा है, बिकॉज यहाँ पे हम वी कैन नॉट इमीडिएटली जंप द गन ईदर कि भाई नहीं हो पा रहा है कुछ भी, लेट्स जस्ट मूव अवे फ्रॉम इट. बिकॉज आइडियली अगर किसी भी चीज़ की बात करें, जॉब की बात करें या रिलेशनशिप की बात करें, देयर टू फैक्टर्स टू इट, देयर टू लेयर्स टू इट ऑलवेज. पहला लेयर हमेशा ये रहेगा कि हम क्या कर सकते हैं अपना बेस्ट पाने के लिए. मुझे गूगल में जाना था, मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जाना था, ये मेरा ड्रीम जॉब था, बट मुझे नहीं मिलता है. मुझे एक छोटी कंपनी मिलती है, मैं ज्वाइन करता हूँ. नाउ व्हाट डू आई डू अबाउट दैट पर्टिकुलर जॉब? क्या मैं रोज़ रूम बैठ के कि मुझे गूगल माइक्रोसॉफ्ट नहीं मिला, ये टिल द पॉइंट आई एम इन दिस पर्टिकुलर जॉब, आई एक्सेप्ट इट, आई टेक ओनरशिप ऑफ इट एंड बिल्ड माई सेल्फ टू दैट लेवल. मोस्ट पीपल डू द फर्स्ट थिंग, वो रोते रहते बैठ के. एंड उस चक्कर में क्या हो रहा है, आप इधर भी अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो, ना ही खुद को ग्रो करा पा रहे हो माइक्रोसॉफ्ट तक पहुँचने के लिए. सेम गोज इन रिलेशनशिप्स. आपको एक फैक्टर ऑफ एक्सेप्टेंस लाना ही पड़ेगा रिलेशनशिप में. यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ परफेक्ट पार्टनर. ना आप परफेक्ट हो ना आपका पार्टनर परफेक्ट होने वाला है. तो आपको समझना पड़ेगा कि आप जो भी बातें कर रहे हैं हम नीड्स की या बाकी चीज़ों की, हर कुछ नहीं फुलफिल होने वाला है. किन फैक्टर्स पे हम एक्सेप्टेंस ला सकते हैं और लाना पड़ेगा वो भी समझना बहुत ज़रूरी है. तो अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी एक्सेप्टेड एंड व्हाट नीड नॉट. आप एक बेसलाइन बना लो खुद के लिए कि ये तो चाहिए मुझे. उसके ऊपर जो चीज़ें हैं आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो एक्सेप्ट करना भी सीखे. ऐसा ना हो कि मुझे 100 चाहिए, दूसरा 90 दे रहा है मैं, बट ना दिस नॉट एनफ फॉर मी. तो वो पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा बिकॉज हम सो रिजिड हो जाते हैं अपने बिलीफ सिस्टम्स के साथ. टेल मी इफ somebody comes to you and asks you bluntly कि मुझे बताओ मुझे कौन सी चीज़ें रिलेशनशिप में देखनी चाहिए, क्या होंगी? एक तो आपने बताया सिक्योरिटी. एक्सपैंड दैट लिस्ट फॉर मी एंड ऑल्सो टेल मी व्हाट सिक्योरिटी इन रिलेशनशिप मीन्स. एक्चुअल में सिक्योरिटी दिखती कैसी है? मतलब सिक्योरिटी ये भी हो सकती है कि मेरा पार्टनर मुझे दिन में 10 बार फ़ोन नहीं करने का उसको ये होता है कि मैं चेक करता रहूँ क्या हो रहा है, पोजेसिवनेस नहीं आ रही तो दैट इज़ अ साइन ऑफ सिक्योरिटी. इस तरह से मल्टीपल साइंस हैं. तो सिक्योरिटी भी कैसी दिखती है? एंड एक्सपैंड द लिस्ट ऑल्सो. सिक्योरिटी जब हम बात करते हैं इट इज़ वो तो छोटे छोटे फैक्टर्स हो गए कि आप फ़ोन कर रहा है नहीं कर रहा है. सिक्योरिटी का मतलब आप कितने कंफर्टेबल हो एक दूसरे के साथ एग्जिस्टेंस में, एंड आपको एग्जिस्टेंस पे डर नहीं आ रहा है कि क्या छूट जाएगा हमारे लाइफ से. फॉर एग्जांपल जब हम अपने घर पे सोते हैं तो हमें पता है ना कि हम घर का कुंडी लगा चुके, दरवाजे की कुंडी लगा चुके, एंड अब इस घर के अंदर कोई चोर नहीं आने वाला, हम अच्छे से सो सकते हैं. वेयर डज सिक्योरिटी कम फ्रॉम? नोइंग दैट हाउस. सो आई एम वेरी कंफर्टेबल, आई कैन स्लीप पीसफुली. आप किसी होटल रूम में जाओ या किसी एयरबीएनबी में जाओ या कहीं नई जगह जाओ, वहाँ आपको एक्जैक्टली नहीं पता क्या चीज़ें वर्क कर रही है, तो दिमाग में एक थॉट रहेगा हमेशा, उस दिन नींद अच्छी नहीं आएगी उतनी. आप 2-3 बार जाओगे, दरवाज़ा चेक करोगे मैंने लॉक किया कि नहीं किया. राइट. उसके बाद भी नींद उतनी प्रॉपर नहीं है किसी तो घर में नींद आती है बिकॉज सिक्योरिटी 100% लेवल पे आप नहीं अटेन कर पा रहे हो. कहीं और जाकर एक पॉइंट पे आप रहना चालू कर दोगे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना सीख जाओगे तो वो भी सीख जाओगे पॉइंट पे, लेकिन इनिशियल टाइम्स पे आपको फील होगा वो सिक्योरिटी लैक. सेम गोज इन इमोशनल लेवल एंड रिलेशनशिप्स लेवल एज वेल कि आप कंफर्टेबल फील करो इन एग्जिस्टिंग लाइक योर सेल्फ. ऐसा ना लगे कि यार मैं अगर थोड़ा ज़्यादा पैसे कमाता ना तो शायद माई पार्टनर वुड बी मोर हैप्पी दैट मी फॉर मी. अगर मैं थोड़ा ऐसी और दिखती ना तो शायद माई पार्टनर वुड बी मोर हैप्पी फॉर मी. ये गैप आ गया मतलब इनसिक्योरिटी बहुत ट्रिगर्ड है. कुछ ना कुछ आएगा बिकॉज हम अगले मेंशन इम्परफेक्ट इंसान है, लेकिन ये डोमिनेट नहीं करना चाहिए. मतलब अगर 80-90% सिक्योर हो, 10% नहीं हो तो ठीक है, ये इंसान का पार्ट है, इम्परफेक्शन के पार्ट है, इनसिक्योरिटीज़ के पार्ट्स होंगे. लेकिन अगर वो 70-80% आप इनसिक्योर हो, 20-30% सिक्योर हो, मतलब दैट्स अ बिग चैलेंज फॉर यू देन. तो वो पार्ट को एड्रेस करना ज़रूरी है. सेकेंड जो नीड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत
बड़ा रोल प्ले करती है रिलेशनशिप के डेवलपमेंट के लिए, वो है इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी एंड देन फिजिकल इंटीमेसी, नॉट द अदर वे अराउंड. व्हेन आई से इमोशनल इंटीमेसी, इट ऑफन एंड ऑलवेज रूट्स फ्रॉम वल्नरेबिलिटी. बिकॉज हम जब रिलेशनशिप की डेप्थ की बात करते हैं, किसी रिलेशनशिप की डेप्थ की बात करते हैं, इंसान डेप्थ पे तभी पहुंच पाता है जब वो उसके पास कैपेबिलिटी होती है वल्नरेबिलिटी शोकेस करने की. अगर हम किसी अपने फ्रेंड से बात करते हैं, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, हाय हेलो हाउ आर यू, कैसा रहा दिन एंड एवरीथिंग, बेसिक थिंग्स अबाउट लाइफ, तो हमारा जो डेप्थ है उस पर्सन उस फ्रेंडशिप में वो बेसिक लेवल पे ही है, तो हम उससे उतने कनेक्टेड नहीं होंगे. हम बात करेंगे, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा. बट जब हम एक इंटीमेट रिलेशनशिप की बात करते हैं, वहाँ पे एक डेप्थ होता है और वल्नरेबिलिटी होती है, और वो वल्नरेबिलिटी अलाउ करता है कि आप कितने एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना चालू हो सको, इमोशनली कनेक्टेड हो सके. एंड दैट डिफाइंस कि आप दोनों की एक दूसरे की नीड कहाँ एग्जिस्ट कर रही है. बिकॉज जब आप ऐसे इमोशनली इंटीमेट रिलेशनशिप पे जाते हो, देन आपको एक सिक्योरिटी भी मिलती है. बिकॉज वल्नरेबिलिटी एक ऐसा पार्ट है ना, दैट इज़ अ रिस्क एज वेल एज अ रिवॉर्ड. अगर एक अच्छे इंसान के साथ आ जाए तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिवॉर्ड, गलत के साथ आ जाए तो इट्स अ वेरी बिग रिस्क. तो अगर वो अगर एक वल्नरेबिलिटी वाला फैक्टर डेवलप हो जाए, बिल्डअप हो जाए, तो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुली डेप्थ कनेक्शन डेवलप हो सकता है पार्टनर के साथ. एंड इट कैन अलाउ यू टू एक्सप्लोर मोर अबाउट लाइफ, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट एवरीथिंग, अबाउट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ. तो वो पार्ट भी बहुत ज़रूरी है. और इसके साथ आता है एक और रिस्पेक्ट एज एन इंडिविजुअल. आप कैसे देखते हो चीज़ों को, और आप एक दूसरे को कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हो एज एन इंडिविजुअल. बिकॉज जब आप ये चीज़ें करते हो ना, तो आपको एक काइंड ऑफ अलाउ योर सेल्फ टू नॉट जंप द गन्स और गेट टू एक्सट्रीमिटीज़ व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग. बिकॉज अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक वो पार्ट है ना कि ओके, वी बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर, सो हमें पता है कि क्या चीज़ें आपको बहुत एक्सट्रीमली हर्ट करने वाली है, कौन सी चीज़ें मुझे टच नहीं करना चाहिए. अगर रिस्पेक्ट का फैक्टर नहीं रहेगा, तो जब चीज़ें अगली होंगी, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे रिलेशनशिप में, लड़ाइयाँ होंगी रिलेशनशिप में, उन मोमेंट्स में विल हर्ट देम एंड अटैक देम विद द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन. बिकॉज रिस्पेक्ट है नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं. आई डोंट केयर अबाउट योर वेलबींग, आई डोंट केयर अबाउट हाउ यू फील अबाउट थिंग्स, आई विल डू एनीथिंग इट टेक्स टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. एंड अगेन यहाँ से चीटिंग भी स्टार्ट हो सकती है. बिकॉज आई डोंट रिस्पेक्ट माई पार्टनर मच, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे चीटिंग से उसे फ़र्क पड़े ना पड़े, मेरी नीड प्रायर हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी. रिस्पेक्ट और इनडिफरेंस में क्या डिफरेंस है शिवम? क्योंकि जब हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो आपने कहा कि आपका पार्टनर या आप कैसी चॉइसेस बनाते हो उसके लिए एक जगह होना, दैट इज़ व्हाट रिस्पेक्ट इज़, राइट. अगर मुझे ये करना है तो मेरे पार्टनर को वहाँ पर कोई इशू नहीं है. दे गिव मी स्पेस टू डू दैट बिकॉज दे रिस्पेक्ट माई चॉइसेस. वन इज़ दैट. सेकेंड इज़ इनडिफरेंस. इनडिफरेंस मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ना कि मेरी ये चॉइसेस हैं और मैं चॉइसेस कर रही हूँ और मेरे पार्टनर मुझे वो स्पेस अलाउ करते हैं वो चॉइसेस बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता. मैं देखती हूँ आजकल मॉडर्न रिलेशनशिप में ये इनडिफरेंस को मास्क कर रहे हैं रिस्पेक्ट के नाम से. कि आप कहते हो कि हाँ वो ऐसे करते हैं, उनके चॉइसेस हैं, ठीक है वो, बट इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ रिस्पेक्ट, इट्स कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ इनडिफरेंस. रिस्पेक्ट का मतलब है कनेक्शन, इनडिफरेंस का मतलब है डिसएसोसिएशन. और ये कन्फ्यूजन है यहाँ पे क्लियरली, क्योंकि एक इंसान सोच रहा है मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, और दूसरा इंसान सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि he is indifferent to your life. Right. See, respect happens when you're attached, indifference happens when you're detached. But they don't look the same. They will obviously look the same because आप The outcome is the same, क्योंकि उस इंसान को वो करने की स्पेस मिल रही है जो उसे करना था, right? It is looking the same. That's where the confusion is. Right. So enlighten my viewers about this. बिल्कुल. See, superficial outcome is the same. दूर से देखने पे यही दिखेगा कि स्पेस ही मिल रहा है, बट एक्चुअली अगर डेप्थ पे देखेंगे चीज़ों को तो वो डिफरेंट है. इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म की दूसरा पहला पर्सन को जब रिस्पेक्ट की बात आ रही है तो वो एग्जिस्टेंस के लिए स्पेस वो बिल्ड कर रहा है अपने अराउंड पे, उस इंसान के पर्सन के अराउंड पे भी, एंड वो कंफर्ट के साथ आ रहा है, एक बिना इनसिक्योरिटी के आ रहा है. इनडिफरेंस में वो डिटैचमेंट है, फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ का. जब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कुछ चीज़ का तो मैं क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ, वो दोनों चीज़ें ओके अग्रीएबल है, तो उसमें आपका अटैचमेंट या आपका कोई कंसर्न भी नहीं आएगा उस पर्टिकुलर पार्ट के साथ, एंड वो लीड्स टू अ लॉट ऑफ अगेन डिटैचमेंट. देयर इज नो, मतलब इंडिविजुअलिटी ही मेंटेन होती रह जाएगी रिलेशनशिप. I'll tell you what, where this question is coming from. A lot of my clients जो मैं उनके साथ प्रॉब्लम देखती हूँ वो ये आती है कि अब उनकी ऐसे रिलेशनशिप, और ये तब आता है जब एक रिलेशनशिप लंबा हो जाता है, 10, 15, 20 साल हो गए, शादी हुई या नहीं हुई, बट इतना टाइम हो गया एक इंसान के साथ. तो आज अगर मैं वेकेशन पे जाना चाहता हूँ तो शी इज़ ओके. आज मैं अगर फ्रेंड्स के पास जाना चाहती हूँ, नाइट आउट करना चाहती हूँ, ही इज़ ओके. आज अगर मुझे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी है पूरी, ही इज़ ओके. लेकिन जब रिलेशनशिप 15-20 साल पुराना हो जाता है तो लॉट ऑफ इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ रिस्पेक्ट, इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ इनडिफरेंस कि मेरी अपनी लाइफ बहुत बड़ी है, तो मैं 20 साल से देख रहा हूँ,
अपने जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो ये लंबे रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम आ जाता है और सामने वाला इंसान हमेशा जस्टिफाई कर सकता है ये क्या कि आई रिस्पेक्ट योर चॉइसेस, बट दैट इज़ इंडिफरेंस. एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, बिकॉज वहाँ पर वही है ना, लाइफ जब आगे बढ़ती जाती है ना, और जब हम अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करते फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो इश्यूज़ टेक द शेप ऑफ रिजेंटमेंट. अब हम पहले साल बहुत सारे इश्यूज़ आए, हमने रिजॉल्व नहीं करा, अब वो इश्यूज़ अंदर अंदर बैठे रह गए. अब जब इश्यूज़ अंदर अंदर बैठे रहते हैं तो हमें क्या लग रहा है कि हम भूल गए, प्रॉब्लम खत्म हो गई, बट प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है. दे इधर चेंज योर पर्सनैलिटी और दे चेंज योर बिहेवियर. अगर वो बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहा है, बिहेवियर चेंज नहीं करना मतलब लड़ नहीं रहे हो उस चीज़ के ऊपर, तो आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करती है, मतलब आप दूर होना चालू हो जाते हो उस पर्सन से. जब दूर होना चालू हो गए तो आप पहले जितने यहाँ पर थे आप थोड़ा यहाँ होना चालू हो जाते हो. आप सेपरेटेड एंटिटी बन चुके हो, बिकॉज आपको क्या पता है कि अगर हम टच करेंगे तो फ्रिक्शन होगा, स्पार्क होगा. आई डोंट वांट दैट वेस्ट ऑफ एनर्जी, बिकॉज अगर हम स्पार्क करते भी है और अब 20 साल हो गए सेम कॉन्वर्सेशन वापस करके क्या ही फ़र्क पड़ेगा. हमें रेजोल्यूशन मिल नहीं रहा है, हम स्पार्क कर भी रहे, फ्रिक्शन कर भी रहे, बट हमें रेजोल्यूशन तो मिल रहा है नहीं रहे, तो स्ट्रगल क्यों करें? जब रिजल्ट ही नहीं आना तो स्ट्रगल क्यों करें? तो स्ट्रगल करना छोड़ देते हैं. एंड दैट ऑफन रूट्स फ्रॉम द फैक्ट दैट पीपल डू नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट, पीपल डोंट नो हाउ टू हैव कॉन्फ्लिक्ट्स. तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स करना ही छोड़ देते हैं, एंड दैट इज वेयर द इंडिफरेंस कम्स फ्रॉम. एंड देन फिर अपनी इंडिपेंडेंट जिंदगी जीना चालू कर देते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी सॉ इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज प्रीवियस टू आवर जनरेशन. सो वन नीड्स टू क्लियरली अंडरस्टैंड कि एक कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू कैसे नेविगेट करना है. एब्सोल्युटली. कॉन्फ्लिक्ट को नेविगेट कैसे करना है उसके बारे में इंटेलेक्चुअली जानना, पढ़ना, समझना. आप किताबें पढ़ रहे हो, आप थेरेपी ले रहे हो, वर्सेस एक्चुअल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होने में गैप कहाँ पे आ जाता है. क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अगर इतना आसान होता कि हम किताबों से पढ़ के थेरेपी से सीख पाते तो शायद सभी अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते. वेयर इज़ द गैप कमिंग? हमें कॉन्फ्लिक्ट समझ में भी आ रहा है, हमारा इंटेंशन भी है सॉल्व करने का, फिर सॉल्व क्यों नहीं होता? वाई रिलेशनशिप डोंट रिजल्ट इन टू 100% सक्सेस? बिकॉज गैप इज़ ऑलवेज इन द इमोशंस. थ्योरी अगर बात की जाए दुनिया की तो एवरीवन नोज व्हाट टू डू इन लाइफ. सबको पता है पैसे कमाने, सबको पता है अच्छी शादी में रहना है, सबको पता है बच्चों को कैसे पालना है, बट जब हम वो करने जाते हैं तो इमोशंस बीच में आ जाते हैं, राइट? जब आप रिलेशनशिप में जाओगे तो आपके इमोशंस इतना ओवर पावर कर देंगे आपको कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे रैशनल जो चीज़ मुझे पता करने की वो कैसे करूँ. एंड ये इमोशंस इंटेलिजेंस वही तो है कि आप वो इमोशंस को इतना अपने ऊपर हावी ना होने दो. तो जो इंसान अपनी इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट कर पाता है वो इस रैशनल चीज़ को ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाता है. बट जिसका इमोशंस ओवर पावर कर जा रहा है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रेगुलेट देयर इमोशंस बेटर, तो इवन दो यू नो अ लॉट ऑफ स्टफ यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर लाइफ, एंड देन यू कीप ऑन रिपीटिंग द सेम लूप. आप 1000 बुक पढ़ लो, 1000 पॉडकास्ट देख लो, 1000 चीज़ें कर लो, योर लाइफ विल स्टिल लुक द सेम बिकॉज आपने बेसिक कोर पे काम ही नहीं किया. समझ में आ गया गैप कहाँ आ रहा है. हाउ डू आई सॉल्व दिस गैप? Work on your emotions. Work on regulating your emotions. And when I talk about regulating your emotions, again, it's not a very simple path. It has to start with understanding your childhood patterns, your conditioning, your deepest belief systems, and everything that defines you as an individual. Because आप जो हो और जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं वो एक सिंपल पाथ नहीं है. इट्स नॉट अ वन सिंगल थिंग कि ये बोल दिया मैंने और यही होने वाला आपके साथ. मेरा दुनिया को देखने का नज़रिया अलग होगा बिकॉज ऑफ माई कंडीशनिंग, एंड आपका कुछ और होगा. तो उसमें भी सेम पाथ फॉलो नहीं होने वाला, लेकिन आपको समझना पड़ेगा खुद को. यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट योर थॉट प्रोसेसेस, अबाउट योर बिलीफ सिस्टम्स, अबाउट योर ट्रिगर्स, अबाउट योर थ्रेट्स, एंड देन उसके अराउंड नेविगेट करना पड़ेगा कि मेरा लाइफ में जो ट्रिगर्स आ रहे, थ्रेट्स आ रहे, वो कहाँ से आ रहे हैं, क्यों मेरे जो वो थ्रेट दिख रहा है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पार्टनर या मेरे लेट्स अज्यूम कि मेरे पेरेंट मुझे जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था, कभी कोई लड़ाई होती थी, कभी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आता था, तो वो हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा डांटते थे, बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते थे. नाउ व्हेन आई बिकम एन अडल्ट और जब मेरा पार्टनर भी मेरे साथ ये करने की कोशिश कर रहा है, लाइक दे आर शाउटिंग एट मी, तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड दे आर जस्ट स्टार्टिंग टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स मे बी मोर स्ट्रांगली, बट व्हाट आई विल हियर एज द एको ऑफ व्हाट आई वेंट थ्रू माई इंटायर चाइल्डहुड. तो उनका 5% इंटेंसिटी का जो एको है, 5% इंटेंसिटी का जो अग्रेशन है, मुझे 105% दिखेगा बिकॉज मेरा दिमाग तो उसको पकड़ रहा है ऑलरेडी एज अ थ्रेट. तो इवन दो मैं पार्टनर विल टेल, मैं तो बस थोड़ा सा चिल्लाई थी, वाई यू शाउट, वाई गेटिंग सो अग्रेसिव अबाउट इट, बट मेरे लिए वो 5% 105% था. तो अनलेस एंड आई अंडरस्टैंड दैट कि दिस इज वेयर माई थ्रेट्स आर कमिंग फ्रॉम, आई विल ऑलवेज एंड अप रिएक्टिंग वेरी स्ट्रांगली टू दैट. तो आपको अपना इनर वर्क करना ज़रूरी हो कि मैं कहाँ ट्रिगर हो रहा हूँ, मेरे इमोशंस कहाँ हावी हो रहे हैं. दैट इज़ ऑफन एंड ऑलवेज कमिंग फ्रॉम व्हाट आई सी एज अ थ्रेट, एंड माई डेफिनेशंस ऑफ थ्रेट are always going to be definitive definitions of how my childhood was.
तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी के लिए भी रिलेशनशिप में जाने से पहले अगर हम खुद को जान पाएँ, यू नो, एंड द आयरनी इज़ दैट हम खुद को भी ज़्यादा जान पाते हैं जब हम रिलेशनशिप में जाते हैं, यू नो, इट्स द आयरनी। मैं जब क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ तो मुझे खुद भी अंदर से, यू नो, हंसी भी आती है इस बात पे कि, यू नो, इट इज़ लाइक टू ऑपोजिट थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू वर्क विद हियर। नहीं, आई थिंक इसमें भी हम बहुत, वी डू नॉट हैव टू फोकस ऑन बीइंग सक्सेसफुल इन द वेरी फर्स्ट थिंग वी डू। आप करो एक्सप्लोर ना, क्या क्या नुकसान है? वाई आर वी अटैचिंग सो मच मीनिंग एंड वैल्यू एंड सक्सेस टू कि हम पहले रिलेशनशिप को क्रैक कर ले? अगेन इमोशंस बीच में आ जाते हैं ना। राइट, नहीं हमारा ये हमारा आई थिंक इंडियन कल्चर का इशू है। हमने इतना एम्फोसाइज कर दिया, हमने पहले तो रिलेशनशिप को बहुत बड़ा स्टिग्मा बना के बैठे हुए हैं। आपका जनरेशन तो थोड़ा कम हुआ है, बट अस ग्रोइंग अप, आवर जनरेशन ग्रोइंग अप, हमारे रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा स्टिग्मा था। अगर कोई रिलेशनशिप में वन मैन वुमन मैन, वही खत्म होनी चाहिए राइट। और कहानी। इनफैक्ट स्कूलिंग में भी अगर कोई रिलेशनशिप में ज़्यादा था, टीचर्स ह्यूमिलेट करते, पेरेंट्स ह्यूमिलेट करते, सोसाइटी ह्यूमिलेट करती। तो हमारे लिए रिलेशनशिप में जाना वाज अ बिग डेंजर पॉइंट। फिर एंड में उन्हीं से शादी हो जाती थी क्योंकि वन मैन वुमन। एग्जैक्टली राइट। तो पॉइंट इज कि हमें रिलेशनशिप के स्टिग्मा को पहले मिनिमाइज करना है कि भाई एक्सप्लोर करो, समझो, आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पार्टनर को, रिलेशनशिप को, तभी आप समझ पाओगे कि आपको चाहिए क्या। शिवम, पता है ये इतना जितना आसान बातें करने में लगता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जब हम इसे करने चलते हैं तो इमोशंस तो बीच में आते ही हैं, उसका एक प्ले आउट हो रहा है आपके इमोशनल वेलबींग पर, आपकी मेंटल हेल्थ पर, ऑल्सो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में क्योंकि आप इतने सारे इमोशंस फील कर रहे हो। फिजियोलॉजिकल लेवल पर एक्सचेंजेस हो रहे हैं आपका दूसरे इंसान के साथ, यू नो, आप उनके इमोशनल आउटबर्स्ट या उनके इमोशनल प्रोसेस को आप भी कैरी कर रहे हो अपने साथ। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर फिजिकली इंटीमेट यू आर एक्सचेंजिंग अ लॉट ऑफ स्टफ विद द अदर पर्सन। तो ये चीज़ें एक्सप्लोर करो का क्या मतलब, इज इट लाइक अ डेफिनेटिव आंसर टू आवर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स? जैसा आपने कहा कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिलेशनशिप्स को बहुत स्टिग्मेटाइज किया गया, तो वी नीड टू नॉर्मलाइज एक्सप्लोरिंग का प्रोसेस। लेकिन उस एक्सप्लोरिंग के प्रोसेस के अपने चैलेंजेस हैं। ये एक्सप्लोरेशन जो होता है ना, मुझे लगता है मसल की तरह होता है, ब्रेन ट्रेन हो जाता है। इसीलिए जब मैं देखती हूँ बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर्स में, वहाँ लोग आमतौर पर लोगों की 4-5 शादियाँ, 3 शादियाँ, ये सब बहुत कॉमन है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि किसी सेलिब्रिटी के ही हुए हैं। और बहुत ज़्यादा बड़े लंबे एज गैप पर रिलेशनशिप्स होना, ये सब बहुत कॉमन है क्योंकि एक्सप्लोरेशन, आपकी मसल तो ट्रेन है। आप एक अच्छे रिलेशनशिप में भी हो अगर, देन इट गेट्स बोरिंग। हाउ डू यू काइंड ऑफ ट्रेन दिस मसल विच इज़ नाउ ट्रेन टू एक्सप्लोर? कि मुझे समझ नहीं आ रहा वेयर डज दिस एक्सप्लोरेशन स्टॉप्स एंड वेयर डज बिल्डिंग रियली बिगिन? राइट, सी यही सेम आंसर जो मैंने पहले दिया था, ब्लैक और वाइट थिंकिंग वाला, कि बीइंग टू रिजिड और बीइंग टू फ्री बोथ आर प्रॉब्लम्स। कि आप ये कह रहे हो कि मुझे पहला जाना है, वहीं रहना है, वही ख़त्म करना है, इवन दो दैट्स नॉट द राइट पर्सन, दैट्स रिजिडिटी। नो, आई एम नॉट सेइंग पहले पे रुकना। इवन इफ आप 2-3 एक्सप्लोर कर चुके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सप्लोरिंग? कि आप 15 रिलेशनशिप में चले जाओ तो एक्सप्लोरिंग खत्म नहीं होती कई लोगों की। what is the point of exploring? एक्सप्लोरेशन में भी ये पॉइंट समझना है कि what are you really exploring for? एक तो इंसान एक्सप्लोर करता है दूसरे के लिए और एक इंसान एक्सप्लोर करता है खुद के लिए। मतलब मैं एक्सप्लोर क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, लेट्स से फर्स्ट पर्सन जो दूसरे के लिए कर रहा है कि मैं अलग अलग तरह के लोगों को डेट करना चाहता हूँ, अलग अलग तरह के लोगों से इन्वॉल्व हूँ। दैट एक्सप्लोरेशन फॉर द लस्ट, दैट्स एक्सप्लोरेशन फॉर वट एवर यू वांट आउट ऑफ द बॉडी। बट एक जो पार्ट है कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ एंड माई नीड्स बेटर। मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल। उस केस में इंसान बाउंड्रीज भी अच्छा बनाता है। बिकॉज अगर हम वो खुद के लिए कर रहे हैं ना, कि लेट्स से कि मुझे जानना है कि व्हाट डू आई नीड अ पार्टनर, तो मैं हर रिलेशनशिप में उतना स्ट्रांगली इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। मुझे पता होगा कि मुझे लाइन कहाँ ड्रॉ करना है। आई वुड नॉट गेट फिजिकली इंटीमेट विद एवरी पर्सन आई मीट बिकॉज आई नो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। आई एम नॉट गोइंग ऑल इन जस्ट बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू गेट फॉर द सेक ऑफ इट। आई नो वेयर माई बाउंड्रीज, आई नो वेयर आई टू ड्रॉ द लाइन, एंड देन इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट आई विल बैक ऑफ एज सुन एज आई कैन। बट दैट क्लैरिटी विल ओनली कम फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग हम क्या है, हम क्यों हैं। बट अगेन फॉर दैट टू हैपन, यू हैव टू एक्सप्लोर इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म। एक्सप्लोरेशन कितने टाइम तक चलना? मतलब लोग तो अपने 3 साल पुराने रिलेशनशिप को भी कहते हैं वी आर एक्सप्लोरिंग। वही प्रॉब्लम वही है ना। क्या है ये एक्सप्लोर? मतलब ये इतना वेग है टर्म मेरे लिए समझना। सही बात है। हाउ डू वी पुट अ डेफिनेटिव नंबर टू इट और सम डेफिनेटिव अंडरस्टैंडिंग टू इट? क्योंकि आप 5 साल रिलेशनशिप में होते हुए ये नहीं कह सकते आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग। मतलब व्हाट डज इट मीन, व्हाट आर यू एक्सप्लोरिंग? सी राइट, जब एक्सप्लोरेशन की हम बात करते हैं ना, कि जितना आप अपने साथ अवेयर नहीं हो उतना एक्सप्लोरेशन वेग होता जाएगा, उतना एक्सप्लोरेशन एंडलेस होता जाएगा। अगर आप खुद के ऊपर भी काम करते जा रहे हो, खुद को समझते जा रहे हो, तो एक्सप्लोरेशन बिकम्स अ वेरी डेफिनेटिव मीनिंग देन, कि आपको चाहिए क्या। जैसे आप जॉब की बात करते हैं कि जॉब आप करना चालू करते हो इनिशियली, एंड देन आप देखते हो कि एक स्टार्टअप मैंने काम करा, बहुत ज़्यादा काम था, पैसे ठीक ठाक थे,
एंड देन आपको समझ में आया कि नहीं, आई डोंट वांट टू वर्क इन अ कल्चर जहाँ पे इतना माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है, जहाँ पे इतना काम हो रहा है। देन आप अगला जॉब करते हो, वहाँ पे आपको पैसे अच्छे मिल रहे हैं, थोड़ा कम काम है। फिर आप तीसरे जॉब पे जाते हो जहाँ पे आपको काम ठीक ठाक हो रहा है, पैसे बहुत अच्छे हैं। तो आपको समझ में आया क्यों किया, मेरे लिए ये वर्क कर रहा है बेस्ट, जहाँ पे ठीक ठाक काम है, पैसे अच्छे। आई डोंट वांट टू बी कहीं बहुत कम काम या बहुत ज़्यादा काम, मुझे थोड़ा वर्क लाइफ चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट एक्सप्लोरेशन मीन्स, कि मुझे पता है मेरी नीड्स क्या है, एंड देन आई एम लुकिंग फॉर व्हाट हाउ टू गेट दैट इन द अदर पर्सन। तो हमें पता ही नहीं है, मैं तो अरे अभी तो आप मुझे डांट रहे थे उस चीज़ के लिए, अभी आप कह रहे हो कि ये तुम क्यों नहीं करते हो। एंड दैट अप्लाइज टू सो मच ऑफ स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। बड़े कन्फ्यूज्ड बड़े होते हैं, हमें डिसीजन लेना नहीं आता है, हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे अपने आप को कितना आगे रखना है, कितना बाउंड्रीज कैसे ड्रॉ करनी है, क्या पे नहीं कहना है, क्या पे हाँ कहना है, हाँ कहकर कैसे बिहेव करना है, ना कहकर कैसे बिहेव करना है, रिस्पेक्ट का आइडिया क्या है, इनडिफरेंस से कैसे, मतलब जो भी आइडियाज़ हम एक्सप्लोर करें, राइट, हमें ये सब पता ही नहीं है। तो ये तो उस इंसान के बारे में बात होगी जिनको अपनी इमोशनल नीड्स पता है कि चलो मैं एक में गया, दूसरे में गया, तीसरे में गया, बिकॉज आई नो व्हाट क्लिक्स विद मी, आई नो माई सेल्फ, तो मेरे को समझ में आ गया व्हाट है। अब किसी को अपनी नीड्स ही नहीं पता है, वो इतने, उनके सेल्फ वर्थ इतनी लो है, सेल्फ एस्टीम इतना लो है कि या तो वो इतने अडेप्टिव हैं, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे कि जिस सिचुएशन में गए वहाँ अडेप्ट हो गए, और वो अडेप्ट होते गए और सामने वाला इंसान ने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, क्योंकि यू आर नॉट होल्डिंग एनी ग्राउंड फॉर योर सेल्फ, तो आप नेचुरली उस रिलेशनशिप में डंप कर दिए गए। तो ऐसा इंसान क्या करे जिसको खुद का ही नहीं पता मैं कहाँ पे, वो कैसे जाने खुद को बेटर। यू हैव टू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस। देन आप अपने लिए कुछ करो, लाइफ में अचीव करो, अचीवमेंट करो, नई चीज़ें ट्राई करो। बट प्रॉब्लम वहीं आ जाती है घूम फिर कर, जिसका कॉन्फिडेंस ही वो नई चीज़ें भी ट्राई नहीं करता है। सी ऑल मतलब ये ऐसा प्रॉब्लम है ना, लाइक वेर आई स्टार्टेड कि रिलेशनशिप को अगर आप खुद को जान के रिलेशनशिप्स में जाओ, ये अच्छी बात है, लेकिन रिलेशनशिप्स के थ्रू ही आप खुद को जानते हो, ये भी एक बहुत क्लियर वो तो है बात है। बट सिंपल सा फंडा है लाइफ का ना, कि आप जब तक ज़िंदगी में खुद से कुछ चीज़ें ट्राई नहीं करने वाले, आपको कुछ नहीं पता चलने वाला है कॉन्फिडेंस के टर्म्स पे आप हो क्या इंडिविजुअली। एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम विथ लॉट ऑफ इंडियन कल्चर्स फॉर दैट मैटर, जहाँ पे इंडिविजुअलिटी रही नहीं है किसी की। आप हमेशा एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बांध दिए गए हो फ्रॉम वेरी अर्ली एज एंड वेरी यंग एज। तो आपको कभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का, एक्सप्लोर करने का, समझने का मौका मिला ही नहीं है। आप बस लगे हुए हो काम कंप्लीट करने में कि अभी हम स्टूडेंट हो, भी फिर मैं ये हो गई, फिर शादी हो गई, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। आप कभी एक्सप्लोर किया ही नहीं ज़िंदगी में कि मैं हूँ क्या, मुझे चाहिए क्या। बट ये पार्ट का सोल्यूशन नहीं है कोई, देयर इज़ नो वन वे सोल्यूशन कि अच्छा आप ये कर लो सही हो जाएगा। आपको निकलना पड़ेगा उस शेल से बाहर, आपको ट्राई करना पड़ेगा, आपको फेल करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे खुद को। यू नो मेरे को जो इसका तोड़ लगता है, जो इसका सोल्यूशन लगता है, वो लगता है कि डर के साथ शुरू करो। हमें ना हर चीज़ सिचुएशन में आउटकम पहले चाहिए। एज इंडियन स्पेशली हमारी रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत कम है ना, वो शुरू से ही है। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की और भी कम थी, उससे पहले और भी कम थी। तो मुझे लगता है फियर के साथ शुरू करो। अगर रिलेशनशिप में भी आप किसी के साथ जा रहे हो तो हमें पहले ही सारे आंसर चाहिए, वो नहीं मिल सकते। तो आपको डर से ही शुरू करना पड़ेगा कि शायद ये नहीं वर्क करेगा, शायद मैं ये कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसका क्या सॉल्व होगा। एंड दैट गोज़ फॉर एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ, कि वो एक लेवल ऑफ फियर के साथ ही शुरू करना पड़ेगा। जब तक आप सोचो कि मेरे सारे 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, फिर मैं पढ़ूंगा, तो फिर आप वो आंसर शीट ही सॉल्व करते रहोगे, तब रिलेशनशिप और रियल ट्रू एक्सप्लोरेशन तो नहीं हो पाएगा। जैसे हम विंडो शॉपिंग करते हैं मॉल में, जैसे मुझे पता है, आज मुझे एटलीस्ट इतना पता है कि मुझे एक ड्रेस खरीदनी है, ठीक है, मुझे नहीं पता कैसी ड्रेस, कौन सी ड्रेस, ये वो मुझे कुछ नहीं पता, मैं एक मॉल में जाती हूँ, है ना। ऐसे ही हम रिलेशनशिप में करते हैं कि मुझे रिलेशनशिप में जाना है और मैं एक ऐप पे आ गया, एक बाज़ार में आ गया कि अब मुझे ढूंढना है कि मुझे क्या चाहिए। मैंने एक ब्रांड में देख लिया, एक शोरूम में देख लिया, मुझे नहीं समझ में आया, मैंने दूसरे में देख लिया, मुझे नहीं समझ में आया, 2-3 शोरूम में देखते थे, मुझे समझ में आ जाता है कि मुझे ना नी लेंथ चाहिए, मुझे फुल लेंथ नहीं चाहिए, एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी आ जाती है। तीसरे शोरूम में जाते हो तो इतनी क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे ब्राइट कलर नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सॉफ्ट कलर चाहिए। चौथे शोरूम में जाते हो तो इतनी क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे ना एम्बेलिशमेंट्स नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत एम्ब्रॉयडरी होगा तो चलेगा, वरना मुझे ज़्यादा पर्ल्स और ये डिटेलिंग और ये सब नहीं चाहिए। तो वो 4-5 शोरूम के बाद एक क्लैरिटी बिल्ड होने लगती है, अगर आप उसको अलाउ करो तो। और वो क्लैरिटी वहाँ से भी आती है कि आपको पता है कि हाँ, मेरे ऊपर ब्राइट कलर शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा, या फिर मैं जिस ओकेजन में जा रही हूँ वहाँ पर ब्राइट कलर इज़ नॉट सो गुड, दिन का ओकेजन तो मुझे म्यूट रखना चाहिए। ये थोड़ा आप खुद को जानते हो, थोड़ा जो ऑप्शंस आपके सामने नज़र आ रहे हैं वो आपको जानने दे रहे हैं कि यू नो दिस इज़ बेटर सूटेड फॉर यू। तो समथिंग लाइक दिस, लाइक यू नो, इस तरह से हमको शायद रिलेशनशिप के लिए निकलना पड़ेगा विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। आपको पता है कि मुझे ड्रेस लेने जाना है, इतनी ही क्लैरिटी है, पर मिलेगी नहीं मिलेगी, कैब में जाने पे पैसा भी खर्चना पड़ेगा, दिन के वो 6 घंटे निकाल के इन्वेस्ट भी करने पड़ेंगे, किसी फ्रेंड को लेके जाओ तो उनको लंच भी करवाना पड़ेगा, ये सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड द आउटकम कुड भी कि आपको कोई ड्रेस मिली ही नहीं, है ना। तो इस तरह के रिस्क टेकिंग माइंड से जब जाएंगे तो थोड़ा सा कुछ समझ आने लगेगा दैट व्हाट वी आर रियली लुकिंग फॉर।
वी स्टार्टेड दिस एपिसोड विद द आइडिया ऑफ पेन. हम पेन को एक्सप्लोर कर रहे थे कि पेन कैसा होता है, क्यों फील होता है. हमने डिस्कस किया कि पेन जो है वो आपकी फिजिकल बॉडी में सेलुलर लेवल पर भी स्टोर होता है, आपके नर्वस सिस्टम में स्टोर होता है पेन. ना अगर मुझे हार्ट ब्रेक समझना हो तो हार्ट ब्रेक है क्या? वॉट रियली इज़ हैपनिंग व्हेन अ पर्सन इज़ गोइंग थ्रू हार्ट ब्रेक, और फिर उसका सॉल्व क्या है? अगेन द सेम थिंग, आइडेंटिटी की जो मैंने बात करी कि हमारी आइडेंटिटी इतनी डिजॉल्व हो जाती है विद द पर्सन अदर पर्सन that it goes away, when the person goes away, it takes away a part of your identity. When we talk about heartbreak, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स रोमांटिक रिलेशनशिप्स के एस्पेक्ट में ही बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें हैं और ये बड़े ही अनडिजर्विंग से कॉन्वर्जेशंस जो हम बहुत जगह होते हुए नहीं देखते हैं. विच इज़ अ हार्ट ब्रेक इज़ वॉट? इट इज़ अ बिग लॉस टू यू, राइट? हार्ट ब्रेक का मतलब है आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया और आपको उस चीज़ में आपका दिल बैठ गया, दिल टूट गया, राइट? हार्ट ब्रेक तो किसी के जाने से भी हो सकता है. डेथ ऑफ समबडी क्लोज टू यू, कुड बी अ फ्रेंड, कुड बी अ पेरेंट, कुड बी अ पेट. हार्ट ब्रेक कैन हैपन बिकॉज यू एंटर्ड इनटू अ बिजनेस विद अ क्लोज फ्रेंड और अब वो बिट्रे हो गए आप. कैन कम फ्रॉम बिट्रेयल, कैन कम फ्रॉम ब्रेक ऑफ ट्रस्ट. तो बहुत सारी जगहों से आ सकता है. बट क्या द फीलिंग ऑफ हार्ट ब्रेक किसी भी रीज़न की वजह से आए सेम होती है? एब्सोल्युटली. इट इज़ हर चीज़ में एब्सोल्युटली लॉस है ना, वो बिल्कुल दिस इज़ अ लॉस. एंड जो मैं आइडेंटिटी की बात बोल रहा हूँ सेम चीज़ है कि मैंने एक बिज़नेस बनाया, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहा, मेरी आइडेंटिटी उस बिज़नेस के साथ बननी चालू हो गई थी ना. कि आई स्टार्टेड टू सी माई सेल्फ इन अ पर्टिकुलर वे एज अ बिजनेस मैन, एज अ पर्सन हु इज गोइंग टू डू दिस एंड अचीव दिस एंड ग्रो लाइक दिस. व्हेन द बिजनेस फेल्स, ऑल ऑफ दिस आइडेंटिटी शैटर्स एज वेल. तो अगेन सेम थिंग, लॉस तो हमें टूट ही रहा है बेसिकली, हमें कुछ ना कुछ तो मिस आउट हो रहा है ना. सो इट इज़ लॉस ऑफ अ ड्रीम, लॉस ऑफ अ रिलेशनशिप दैट यू ट्रस्टेड, हार्ट ब्रेक हो गया. वॉट इज़ द सॉल्व फॉर अ हार्ट ब्रेक? You have to give it time. See, grief is one of the most complicated emotion. And the truth about grief is कि no matter what I say to the person who is grieving, nothing is going to make sense to that person. मैं क्या ही बोल दूंगा. This too shall pass. How much weight does this or how much does this statement solve? नहीं, absolutely वही करती है क्या? करना पड़ेगा, और क्या ऑप्शन आपके पास. लेकिन आप बस समय दो खुद को प्रोसेस करने को, उन फीलिंग्स को. डोंट रश दोज फीलिंग्स. एंड सेकेंडरी, be around people. Do not seclude yourself. Do not put yourself in a shell while you're grieving. शिवा, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को टाइम देना चाहिए आफ्टर अ लॉस. जैसा आपने कहा, गिव इट टाइम, इट गेट्स बेटर. आई डू बिलीव इट गेट्स बेटर, बट टाइम देने का मतलब ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए कि वो उसको प्रोसेस भी कर रहे हैं. हाँ, सही बात. कई लोग सिर्फ टाइम देते हैं और इनफ टाइम चला जाता है, फिर लगता है अरे कुछ मिसिंग है, चलो वापस से कुछ और कर लेते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. So, how do I know that the time that I'm giving to myself, I'm really healing? और इट्स जस्ट दैट आई एम बिकमिंग नम्ब, यू नो. 2 साल तक वो इमोशन को अपने पास रखता गया, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होती गई और फाइनली वो प्रोसेस हो गया. या फिर मैंने खुद को नम्ब करना शुरू कर दिया कि अब मैं फील ही नहीं करूँगा, डजेंट मैटर टू मी, हो गया जो हो गया. लाइक दीज आर टू वेरी डिफरेंट जोन्स, राइट? Absolutely. वन इज टेकिंग यू टू होलनेस, वन इज मेकिंग यू इवन मोर फ्रैगमेंटेड विद इन योर सेल्फ. Absolutely. अगर हम बात करें फर्स्ट लेवल पे जहाँ पे सच में प्रोसेसिंग हो रही है, that always comes with giving some time to yourself through people, through connections or through your own introspections. But आप खुद को समय दे रहे हो चीज़ों के साथ, आपकी रूटीन सडनली भरनी चालू नहीं हो जाती है. द अदर वे, जहाँ पर लोग नम होते हैं वहाँ पर लोग समय को भरना चालू कर देते हैं, बाईपास करना सीख जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं 5 से 6 फ्री था आज, लेकिन अब मैं 5 से 6 फ्री नहीं बैठ सकता बिकॉज बैठूंगा तो बहुत पेन आएगा, बहुत बुरा लगेगा. तो मैं 5 से 6 दोस्त के साथ बाहर जाना चालू कर देता हूँ. मैं 8 से 9 फ्री था, 8 से 9 मैं किसी और फ्रेंड के साथ बाहर जाना शुरू कर देता हूँ. तो अब मैं टाइम को फिल कर रहा हूँ विथ अ बाईपासिंग एजेंसीज जस्ट सो दैट आई कैन अवॉइड द पेन. तो ऑफकोर्स बॉडी रिमेंबर्स कि ठीक है, पेन तो खत्म हो गया, बाईपास करने सीख गया, बट पेन वॉज नॉट गॉन. पेन इंटरनली स्टोर होना चालू हो चुका है. एंड देन अगेन, लाइक आई मेंशन, कि इधर इट विल कम आउट थ्रू योर बिहेवियर और इट विल स्टार्ट टू चेंज योर पर्सनैलिटी. एंड देन वही होता है, फिर वो दबते या तो पर्सनैलिटी में चेंज लाएगा, हम वी बिकम अ वेरी रिजिड पर्सन. We start hating the idea of relationships. We start hating the idea of the whole gender only. Whole gender completely. लड़कियां सारी खराब ही होती हैं, exactly. मतलबी ही होती हैं, गोल्ड डिगर ही होती हैं. फिर आप ऐसी स्टेटमेंट्स बोलना शुरू कर देते हो. Because आपने कोई प्रोसेस ही नहीं करा कि हुआ क्या. That one person cheated on you, not the entire gender cheated on you. आप एक एक्सट्रीमिटी पे क्यों पहुंच रहे हो? बिकॉज आपने कभी फील ही नहीं करा कि हुआ क्या आपके साथ, क्यों हुआ और कैसे हुआ. एंड दूसरी चीज़ अगेन कि आप जो भी तरीके से चीज़ों को प्रोसेस करते जाओगे, अंडरस्टैंड करते जाओगे, और अगर नहीं करते हो प्रोसेस, फीलिंग्स को अंडरस्टैंड मैनेज नहीं करते हो, तो पर्सनैलिटी चेंज हो ना हो, आपके अंदर बीमारियां ज़रूर लग जाएंगी बहुत सारी. बिकॉज जो चीज़ें, इमोशंस का काम है आउटलेट ढूंढना, इमोशंस आउटलेट ढूंढता है.
बट जब इमोशंस का आउटलेट नहीं मिलता है तो इट स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग इट सेल्फ इन टू इलनेसेज इन द फॉर्म ऑफ सप्रेस्ड इमोशन, बिकॉज आपके अंदर वो एक्स्ट्रा कॉर्टिसोल भी रिलीज करेगा, बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी क्रिएट करेगा। नाउ इमोशंस को प्रोसेस करना, इमोशंस को हील करना दिखता कैसे है? क्या करना होता है हील करने के लिए? अगर आप किसी चीज़ को फील कर रहे हो एंड उस फील के साथ आपको पेन या कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस का बर्डन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग क्लोजर टू द हीलिंग पार्ट। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है मेरे साथ, मतलब आप फील, मतलब पेन नहीं आ रहा पेन ही आ रहा है, हाँ, मतलब आप हील अभी प्रोसेस में हो या तो आपने नहीं किया अब तक प्रोसेस। तो कैसे, क्या प्रोसेस क्या होता है? आप किसी भी चीज़ को रिलीज करना कैसे रिलीज करते हैं? इमोशंस का काम क्या है? आपके अंदर आना ताकि आपको हिला सके एंड देन उसको आप एक्सप्रेस कर सको अपने सिस्टम से बाहर। प्रॉब्लम क्या होती है ना, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि ट्रॉमा, जब बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमन सा कोट कहते हैं हमेशा कि द प्रॉब्लम इज़ नेवर विद द ट्रॉमा, द प्रॉब्लम इज़ ऑलवेज व्हाट हैपन्स आफ्टर ट्रॉमा। मतलब एक ट्रॉमेटिक पेशेंट या एक ट्रॉमेटिक बच्चा है, किसी भी इंसान के साथ ट्रॉमा होता है, वो ट्रॉमा कम डैमेज करता है और ट्रॉमा के बाद उसको सपोर्ट कितना था वो ज़्यादा डैमेज करता है। अगर मेरे साथ एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और मेरे पास कोई था नहीं उस वक्त बात करने के लिए, एक्सप्लेन कीजिए। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हार्ट ब्रेक। आपका एक बहुत आपने उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया, आपको बहुत प्यार था, हार्ट ब्रेक हो गया। हार्ट ब्रेक एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, आगे की कहानी बताइए। राइट। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने अपने आप को सिक्लूड कर लिया, मैं अकेली जगह गुफे में बैठ गया, शेल्टर में बैठ गया कि मुझे किसी से बात नहीं करना, एवरीवन इज़ कैन नॉट ट्रस्ट, नो वन कैन बी ट्रस्टेड। तो मैं अब शेल में चला जाता हूँ अपने। जब मैं अपने शेल में चला जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इवेंचुअली मैं किसी से बात नहीं करूँगा, वो फीलिंग्स अंदर अंदर दबी रहेगी। अब जब मैंने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने वर्बलाइज करा ही नहीं, तो अंदर दबी रही चीज़ें, और वो जब बाहर नहीं निकलेंगी तो वो अलग अलग फॉर्म से निकलना चालू हो गए, अंदर अंदर दबी हुए हमारे। So this is what processing looks like when you're able to get to that particular point of support system for yourself, so they can talk about your feelings, you can get it out from your system, you can write about things, but you're able to see it from a different light eventually going ahead. So एक तरीका प्रोसेसिंग का जो मुझे आपके आंसर में सुनाई दे रहा है, दैट इज दैट वर्बलाइज करना अपने उस इमोशन को, उस पेन पॉइंट को। तो जो आपका हार्ट ब्रेक की जैसे हम बात कर रहे थे, अगर हार्ट ब्रेक हुआ है तो उसको जिस तरह से आपको दिख रहा है, जो आपकी जो ट्रांसलेशन है, उसे वर्बलाइज करना, किसी अपने फ्रेंड के साथ, थेरेपिस्ट के साथ, कोच के साथ। सो ये तो एक तरीका है प्रोसेस करने का, बट इज इट इनफ या इसके आगे भी कुछ होता है? इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज इनफ, लेकिन सबसे इसकी, इट इज़ नॉट द ओनली पाथ, ऑल्दो ये पाथ भी बहुत एडिक्टिव पाथ बन सकता है अगर आप इसको एज ओनली टूल यूज़ कर रहे हो अपने आप को बेटर फील मैं वहीं पे आने वाली थी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि हम जनरली काफ़ी बार लोग करते हैं कि वेंट आउट के लूप में फंस जाते हैं। वो वेंटिंग कर रहे हैं, 2 मिनट अच्छा लगता है, फिर वापस बैक टू द सेम लूप, फिर आप अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए, फिर आपको बुरा लग रहा है, फिर आप वेंट आउट करते हो, फिर बिजी हो जाते हो। तो वेंटिंग आउट इज सेकेंड पार्ट। द थर्ड पार्ट ऑलवेज हैज़ टू टेक एक्शन अराउंड इट एंड टू बी एबल टू चैलेंज योर थॉट्स एंड इमोशंस एज वेल। या तो आप चैलेंज कर सको कि मैं जो फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसको अलग लेवल पे कैसे देखा जाए, बिकॉज नॉट टेक एन एग्जाम्पल। अगेन, जैसे मुझे ब्रेकअप हुआ और मेरा दिमाग कह रहा है कि मेरा पार्टनर वॉज वेरी इनसिक्योर ऑफ माई जॉब, लेट्स से, एंड उस कारण से मुझे ट्रिगर हुआ और उस कारण से रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। तो मेरा दिमाग क्या बोलता है कि भाई मेरा जो जॉब है दैट इज़ अ कोर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच द रिलेशनशिप ब्रोक। ये डेफिनेशन मैंने क्यों डेवलप कराया? बिकॉज मेरे पार्टनर ने इस तरीके से मुझे फील कराया था और मैं इस डेफिनेशन के साथ लेके बैठा हुआ हूँ। तो मैं क्या करूँगा, हर बार इस चीज़ से हटने के लिए, इस इनसिक्योरिटी को हटाने के लिए अश्योरेंसेस ढूंढना चालू करूँगा। मैं अपने पार्टनर के पास जाऊँगा, किसी और पर्सन के पास जाऊँगा, थेरेपिस्ट के पास जाऊँगा और अश्योरेंस ढूंढूँ कि मेरा जॉब अच्छा तो है, वो पता नहीं उसने क्यों ऐसा बोला, मेरा जॉब अच्छा तो पता नहीं उसने ऐसा क्यों बोला। मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, हाँ तेरा जॉब तो बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम क्या है तेरे जॉब में कुछ भी। सो आई गेट एन आंसर कि हाँ ठीक है, कुछ सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन अब जो अलग पार्ट है रैशनलाइजेशन वाला, जहाँ पे आप चैलेंज कर सको इस थॉट को, ये समझ पाना ऑल्सो कि ये पर्सन ने जो बोला था, मेरे जॉब के ऊपर क्वेश्चन मार्क किया था, क्या वो अपने थॉट प्रोसेस के कारण बोला था, अपने इश्यूज़ के कारण बोला था, ये सच में मेरे जॉब में प्रॉब्लम था? बिकॉज ये भी तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम मेरे जॉब में कभी थी नहीं, प्रॉब्लम उस पर्सन की परसेप्शन में थी। तो इस चीज़ को डिटैच करके देख पाना कि जो चीज़ ने मुझे ट्रॉमा दिया था, क्या वो एग्जैक्टली एग्जिस्ट कर भी रहा है या हम उसको लेकर कैरी फॉरवर्ड करे जा रहे हैं बिकॉज समवन हैज सेड इट इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म। तो वो डिसोशिएट करके एक अलग एंगल से देख पाना कि रिजल्ट एग्जैक्टली जो मुझे ट्रॉमा दे रहा है वो किस फॉर्म में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है और कितना सही और कितना सही नहीं है। बिकॉज हर कुछ जो हमारे सामने हो रहा है वो रियल नहीं है, देयर आर द फॉर्म्स, वेरियस फॉर्म्स टू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो हम इमोशनल हीलिंग की बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि एक तो होता है उसे वर्बलाइज कर देना, बता पाना, एक अपने आप को सप्रेस करके, दरकिनार करके, अकेला होकर नहीं बैठना है, दैट इज़ वन थिंग। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब आप प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये तो क्लियर एक नो गो जोन है। अगर आपको अपनी इमोशनल
वेलबींग को ठीक ठाक रखना है ना। दूसरा लेवल इसका ये होता है कि जब आप शेयर करने लगते हो तो शेयरिंग की आदत सी लग जाती है। आई वाज लिसनिंग टू अ कॉन्वर्जेशन जिसमें ऐसे बोल रहे थे कि मैं पिछले 1 साल से थेरेपी जा रहा हूँ और मैं हर सेशन में वही बात करता हूँ बिकॉज जस्ट कोई मुझे सुन ले। एंड द पर्सन वॉज आस्किंग कि और कितना टाइम लगेगा और कितने सेशंस लगेंगे, विच एज अ कोच एज अ कोच आई नो कि इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। अगर आप उसको सिर्फ एज अ सेशन यूज़ कर रहे हो कि आप बोल के या तो आप थक जाओगे 1.5-2 साल बाद, या फिर आपके पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे, आपको लगेगा बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, अब नहीं करना चाहिए, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू अ रेजोल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। तो इवेंचुअल रेजोल्यूशन क्या है? चैलेंज। आप अपने तरीके से, आपका इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि योर इमोशंस एंड योर थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। तो अगर आपका कोच या आपका थेरेपिस्ट आपको आपके उस इमोशन को चैलेंज करने की स्टेज तक नहीं ला पा रहा है, सिर्फ अच्छी लिसनिंग दे रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट इनफ। सो इफ़ यू आर गोइंग टू समबडी जिनसे आप हेल्प ले रहे हो, अगर आपको यही काम हो रहा है, दैट लग तो रहा है, अच्छा फील हो रहा है हर सेशन के बाद, बट प्रोग्रेस नहीं हो रही है। जिस तरह से मैं रिलेशनशिप को 6 महीने पहले देखा करता था, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मोटा माटी आज वही अंडरस्टैंडिंग है। बस मुझे एक इमोशनल रिलीज मिल जाता है क्योंकि मेरे पास कोई और बात करने के लिए नहीं है और मुझे यहाँ पे अनबायस्ड एक लिसनिंग मिल जाती है, तो मुझे लगता है ठीक है, हो गया काम। बट इफ़ यू आर अगेन, मुझे लगता है कि जैसे हम रिलेशनशिप, अगर मैं हमारा हार्ट ब्रेक आ जाता है, हम कहते हैं अब रिलेशनशिप ही नहीं करना है। अगर हम उस स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वी डोंट स्टार्ट सीइंग वर्ल्ड अगेन एज अ ब्यूटीफुल प्लेस, हमारा वर्ल्ड व्यू यही रहता है कि दुनिया ही ख़राब है, तब तक कोई भी हीलिंग नहीं हो रही है। तब तक मतलब आप अपने उसी पेन ने जो आपको लेसन दिया उसी में फंसे हुए हो, है ना, जो उसने आपको सिखाया उसी में फंसे हुए हो, वो नहीं सीख रहे हो जो वहाँ से आप सीख सकते थे, राइट। और जो आपने बात कही वो मुझे बड़ी सही लगी कि जब आपका पार्टनर ने आपको बोला कि आपकी जॉब बेकार है और आपने 2-4 जगह से वैलिडेट कर लिया कि नहीं मेरा जॉब तो ठीक है ना। एक तो वो होता है कि शायद उनके जो अंदर एक ट्रॉमा आ रहा था अपनी लाइफ की तरह से, उनको आपका जॉब बेकार दिख रहा था। और दूसरा ये हो सकता है कि सच में आपकी जॉब में कुछ ऐसी बात है जो आपको नहीं पता। सो इट कैन एक्ट एज 2 थिंग्स। 1, एक तो उनके कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड व्यू से क्या आ रहा है, मुझे लगता है उस इनपुट को बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपका वर्ल्ड व्यू डिफरेंट है। बट सेकंड, अगर उसमें कुछ फीडबैक है तो क्या उनका वो रिस्पॉन्स सुन के आपको कुछ फीडबैक जैसा सुनाई दे रहा है, मतलब आपको लगता है कि हाँ यार, इसमें ये चीज़ को मैं थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मे बी इन माई जॉब आई कैन डू दिस बेटर और दैट कैन बी डन बेटर। सो आई थिंक वो बोथ वेज चलता है और इतना माइंड ओपन अप हो पाना, उसी को शायद हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल है पार्ट कर पाना, बिकॉज आप इतने सेल्फ इन्वेस्टेड होते हो, इतना सेल्फ वर्थ आपका अटैच्ड होता है उस चीज़ से कि आप उस पॉइंट पे उसको फीडबैक की तरह बहुत रेयरली यूज़ करोगे। बट हाँ, आफ्टर 5 months 6 months जब आप थोड़े हील कर चुके हो, तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू क्वेश्चन दैट पार्ट एज वेल कि व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग देयर। राइट। और मुझे लगता है कि दिस इज़ व्हाट इज़ अ पार्ट ऑफ अ डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशन। जो हम कहते हैं ना, रिश्तों में, दोस्तियों में डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशन अगर नहीं कर पाते हो तो मतलब उतना मीनिंगफुल वो रिश्ता नहीं है। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ अ पार्ट ऑफ अ डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशन, जस्ट अ कपल ऑफ डेज अगो आई वाज हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद माई फ्रेंड एंड आई वाज टेलिंग हर दैट योर जनरल वर्ल्ड व्यू इन द वर्ल्ड इज़ दैट मेरी प्रॉब्लम इज़ बिगर देन एवरीबडी एल्स, दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन यू जनरली सेइंग टू एवरीवन। एंड शी इज़ लाइक व्हाट, आई अग्री, दिस इज़ व्हाट इट इज़। अगर कोई मुझे बोलता है मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो मैं उससे कहती हूँ तुम्हारे पैर में हो रहा है, मेरे तो कमर में भी हो रहा है, मेरे तो ये भी हो रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव। एंड इट्स राइट, शी कुड लिसन टू द फीडबैक इंस्टेड ऑफ फीलिंग अटैक्ड कि वाई आर यू सेइंग दिस टू मी, सो अगर हम वो भी कर पाएँ तो मुझे लगता है एक छोटी सी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। बट ऑफ कोर्स यू शुड हैव दोज काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ। कमिंग बैक अगैन टू द टॉपिक ऑफ हार्ट ब्रेक्स, लार्जली हम रोमांटिक स्पेस में बात कर रहे हैं। वन इमोशन दैट वी टॉक्ड अबाउट इज़ पेन, द अदर इमोशन दैट वी टॉक्ड अबाउट इज़ हर्ट। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट शेम। जब आपका एक हार्ट ब्रेक हो जाता है, एक रिलेशनशिप में आप अपने बहुत ज़्यादा वल्नरेबल स्पेस में होते हो, आप जैसे आप वैसा दिखा देना चाहते हो, दूसरा इंसान जैसा वैसा दिख जाना चाहता है। इस तरह के डायनामिक्स में जब एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है या अनसॉल्वेबल चीज़ आ जाती है और आपने क्योंकि इतना कुछ शेयर कर चुका है, तो उस रिश्ते से बाहर निकलना आपको बहुत, यू फील अशेम्ड ऑफ ऑल दैट यू आर probably, all that you come from probably, and that also becomes a reason to stay in a relationship which is not serving you. And there are different ways shame shows up in relationships. What are your thoughts there? Absolutely, shame is one of the most underrated emotion that we don't talk about. मतलब ये जितने इतने strongly
रिलेशनशिप को ड्राइव करता है फ्रॉम बोथ मेन एंड वुमेन साइड, बट हम बात नहीं करते उस चीज़ के बारे में. क्योंकि हमें पता भी नहीं होता है कि शेम से मेरा ये डिसीजन आ रहा है या मेरी चॉइस आ रही है या राइट. यू नो ऑल अ ऑफ वेरी दैट. सिंपल थिंग, जैसे जब कॉन्फ्लिक्ट होता है मेन एंड वुमेन के बीच में, और अ वुमेन इज टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम एंड अ मैन इज कॉन्स्टेंटली विदड्रॉइंग अवे फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन, जो नॉर्मली देखते हैं हम लोग कि द वुमेन वांट्स टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, द मैन वांट्स टू seclude himself, कि I don't want to talk about it. In both the cases, both are feeling the same amount of shame. The man is constantly thinking कि why is she talking so much about a problem, which makes him question his own masculinity and providing nature, कि अगर इतना क्वेश्चन कर रही तो मैं तो फिर सही हस्बैंड हूँ नहीं, मैं तो उसको नहीं दे पा रहा हूँ. तो वो शेम है. आई एम नॉट एड्रेसिंग द शेम, एंड व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट? आई seclude, I protect myself. विड्रॉल. Right? The same way women is also doing. I am talking about a problem and he's not listening to the problem, which means I'm not good enough for him. Shame. So for that, what is a woman's behavior? Go closer और बात करो. Then aggressive behavior नैगिंग. और strong job. तो ये दोनों लोग शेम को ही डील कर एक पर्टिकुलर तरीके से. और कितना छुपा हुआ इमोशन है ना. हाँ. यू नो शेम इमोशन की, आप भी इमोशनल इंटेलिजेंस के स्पेस में काम करते हो, जो मैंने जितना पढ़ा और जितना समझा है शेम को, ये हमेशा ना डिस्गाइज के फॉर्म में आती है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लाइक 99% ऑफ द टाइम्स. बहुत ऐसा 1% होता होगा कि शेम बहुत ऑब्वियस है कि शेम है, और ये शेम हमारी लाइफ के हर एक डिसीजन को शेप कर रही है. जैसा आपने कहा कि एक छोटी बात पे कॉन्फ्लिक्ट है, बट जो आपका इंटरनल प्रोसेसिंग हो रहा है दैट इज़ लेड बाय शेम, राइट. तो कैसे समझें कि मैं शेम में हूँ या मैं शेम से प्रोसेस कर रहा हूँ या शेम के लेंस से देख रहा हूँ इस सिचुएशन को? I think इसमें इमोशनल लेबलिंग एंड इमोशनल अवेयरनेस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड इट वोंट जस्ट लिमिट itself टू शेम, इट विल ऑल काइंड ऑफ ऑब्वियसली एक्सपैंड itself टू एवरी अदर इमोशन एज वेल. आप सब चीज़ को बेटर समझना जब चालू करोगे, लेबल करना चालू करोगे, मैं क्या फील कर रहा हूँ, कहाँ से चीज़ें आ रही है, तो आप बेटर समझना चालू हो. आई एम फीलिंग एंक्शियस राइट नाउ, आई एम फीलिंग अशेम्ड राइट नाउ, आई एम फीलिंग गिल्टी राइट नाउ, आई एम फीलिंग सैड राइट नाउ. तो ये खुद को, आई थिंक जब भी हम कुछ फील करें, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू सिट बैक एंड थिंक अबाउट व्हाट एम आई रियली फीलिंग राइट नाउ. एंड जब हमें लेबलिंग चालू करते हैं तो अवेयरनेस आती है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं इस चीज़ों के बारे में. तो दैट हेल्प्स अ लॉट. अगर हमें इसी सिचुएशन के बारे में सॉल्व करनी हो लेबलिंग से, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस सिचुएशन. एक आदमी और एक औरत लड़ाई कर रहे हैं और यही हो रहा है दैट द वुमन वांट्स टू शेयर समथिंग एंड द पर्सन हस्बैंड और द पार्टनर डजंट वांट टू लिसन. वो विड्रॉ कर रहे हैं. उनको वो कह रहे हैं या तो ये सोल्यूशन है ऐसे कर लो, नहीं तो मुझे मत बोलो, मेरे पास आई कांट लिसन टू दिस एनी मोर. कैसे सॉल्व होगा ये? दोनों को पहले एक स्टेप बैक लेना ज़रूरी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और समझना दूसरे पर्सपेक्टिव को ज़रूरी है कि एग्जैक्टली ये हमारे ऊपर पर्सनल अटैक नहीं है. अ वुमेन वांटिंग टू टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम इज़ नॉट अ पर्सनल अटैक ऑन योर कैरेक्टर, कि आप में कुछ कमी है. मे बी शी इज़ वांटिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रिलेशनशिप, शी वांट्स टू टेक आउट हर इमोशनल एक्सप्रेशन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. इट्स नॉट अबाउट यू. तो पहले टेक योर सेल्फ आउट ऑफ द इक्वेशन, कि हमें उसको सपोर्ट करना गोल है, अपने ऊपर लेना गोल नहीं है. सेम थिंग फॉर द वुमेन टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हिम withdrawing at that particular position is probably not because he does not love me or doesn't want to be with me. It's probably because he doesn't have the capacity to handle those emotions right now. So again, maybe what can I do to do it better? Let me calm down a bit. Let me maybe use better assertive words rather than being aggressive or strong at this point of time, ताकि दूसरा इंसान भी intimidate ना हो मुझे इस चीज़ को लेकर. So both have to come to the midpoint, understanding each other and then communicating about that particular situation. What is truly moving on? What is the meaning of truly moving on? And what is the journey like? See, moving on, हम अगेन इसका कोई एब्सोल्यूट डिफिनेशन नहीं हो सकता. देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम रेसिड्यूज. आप खुद को कितना भी समझदार, इंटेलिजेंट, अवेयर बना लो, लाइफ में जब नए चैलेंजेस आएंगे आपका नया रिएक्शन आएगा ही आएगा. आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत लाइफ स्टेबल जी रहा हूँ, मैं समझ चुका हूँ सब अपने इमोशंस को वर्कआउट कर रहा हूँ बेटर तरीके से. कल लाइफ मेरे पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल थ्रो करेगा एंड देन आई विल पैनिक. नेचुरली आई विल पैनिक बिकॉज मैंने कभी डील नहीं किया वैसे चीज़ों को कभी ज़िंदगी में. तो ये नेचुरल है मेरा. आई कैन नॉट टेल माई सेल्फ कि मैंने इतनी जो मेहनत की थी सब चला गया पानी में. एक नया चीज़ आई है मेरी लाइफ में, तो नेचुरली मेरा रिएक्शन भी आएगा एक पर्टिकुलर फॉर्म में. बट येस, मुझे ये पता होगा कि मैं उससे बहूँ ना. आई विल बी स्टिल बी एबल टू हैंडल माई सेल्फ एंड अंडरस्टैंड एंड डील विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. तो वो ज़रूरी है उस पार्ट को भी एड्रेस कर पाना कि देर आर गोइंग टू बी टाइम्स इन लाइफ जहाँ पे आपको लगेगा कि वो आई एम गोइंग बैक टू द सेम ओल्ड सेल्फ, बट यू आर नॉट गोइंग बैक टू द सेम ओल्ड सेल्फ. एक चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, डिप्स भी आएंगे, कभी कभी बहुत अगली फाइट्स भी होंगी आपके रिलेशनशिप्स में. डज नॉट मीन रिलेशनशिप इज गोइंग फॉर अ टॉस. कभी कभी चीज़ें इतनी दब जाती है, पाइल अप हो जाती है, बिकॉज हम प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं. 100% पॉसिबल नहीं है किसी भी स्टेट पे. आप हर चीज़ कितना ही प्रोसेस करोगे बैठ के, हर चीज़ कितना ही बात करोगे बैठ के. एवरीवन हैज़ अ लाइफ फॉर दैट मैटर. तो चीज़ें कुछ ना कुछ दब रही है. आज दब रही है, आज भी दब रही है, कल भी दब रही है कुछ ना कुछ चीज़ें. 5 दिन बाद कुछ चीज़ें फटेंगी. बट डज नॉट मीन द एंड ऑफ द वर्ल्ड.
how you navigate through those situations is then how you grow through that particular point. So, what do you think navigating through or from is more important? Do you navigate through a situation or do you navigate through the emotion? Emotion. Situation तो आने ही वाले हैं. हाँ, तो बेसिकली मैं इस सिचुएशन में लेट्स पुट एन इमोशन टू इट. मैं इस सिचुएशन में एंगर से कैसे डील करता हूँ. जैसे मेरे पार्टनर, अब मेरी एक रोज़ का ये चीज़ है कि हर दूसरे चौथे दिन हमारी ये लड़ाई होती है कि मेरे पार्टनर एंग्री होते हैं. और मैंने सीख लिया है कि मेरे को एंगर को कैसे डील करना है ना. कोई इंसान इस प्लेस में हो सकता है कि पार्टनर के साथ मुझे एंगर डील करना आ गया, लेकिन मुझे बॉस का एंगर डील करना नहीं आ रहा है. मुझे कोई मुझसे उम्र में छोटा है, वो कुछ कह देता है, या पेरेंट कुछ कह देता है, मुझे वो एंगर डील करना आ रहा है. तो इसका मतलब अपने एंगर को डील करना नहीं सीखा है. उस सिचुएशन में उस इंसान के साथ कैसे वर्कआउट करना है, थोड़ा थोड़ा उसकी रेसिपी आपने पका ली है. बट Absolutely. एंगर एज एन इमोशन यू हैव नॉट डिकोडेड. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड anger as an emotion, Right. and to solve for anger rather than solving for one particular situation. एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एज वेल कि आपका अगर बॉस के साथ जो इक्वेशन बन रहा है थ्रेट को लेकर या एंगर को लेकर, इट कुड बी अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द ट्रॉमाज एंड द इनसिक्योरिटीज एंड द चाइल्डहुड कंडीशन यू हैव बीन फ्रॉम. तो आपके लिए वो चीज़ एक अलग इनसिक्योरिटी या बिलीफ के फॉर्म में दबी पड़ी है जो कभी आज तक निकली नहीं. और रिलेशनशिप में वो बात नहीं निकली, फ्रेंडशिप में बात नहीं, लेकिन बॉस के साथ वो अटकी पड़ी है बिकॉज आपने कभी वो फेस ही नहीं किया था ज़िंदगी में आज तक. आज आपने किया तो बचपन का जो ट्रॉमा दबा हुआ था वो बाहर निकल के आ रहा है. तो आपके लिए तो हेल्पलेस सिचुएशन है कि ये तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार फील कर रहा हूँ. तो वो पार्ट को फिर एड्रेस कर पाना, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम इन माई लाइफ, एंड देन उसको प्रोसेस करना, अंडरस्टैंड करना, रेगुलेट करना. Shivam, what is the role of fear in a relationship? सी फियर हर एक इमोशन का अब एक रोल है, पॉजिटिव एज वेल एज कि कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं. फियर अगर हम उसे एज अ पॉजिटिव टूल यूज़ करें तो इट कैन गाइड अस टू डू बेटर थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल फियर ऑफ लूजिंग द पर्सन, तो इट विल गाइड अस टू मेक द राइट चॉइसेस. आई डोंट वांट टू लूज़ माई पार्टनर, तो मुझे डर है इस बात का कि आई डोंट वांट टू लूज़ माई पार्टनर. सो मेरे जो चॉइसेस होंगे या मेरी जो इम्पल्सिविटी होगी उस पर नेचुरली टैब लग जाएगा कि मैं करने को ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता हूँ बट मैं नहीं करूँगा बिकॉज दिस माइट लीड टू मी लूजिंग द पार्टनर. सो आई नॉट एक्ट अपॉन दोज एरियाज. तो फियर इज़ अ गुड टूल. बट हाँ, अगर फियर इतना ऑब्सेसिव बन जाए कि वो टैब लगाना चालू कर दे उस पार्टनर के ऊपर या मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर या मेरी ग्रोथ के ऊपर, देन इट काइंड ऑफ अगेन डोमिनेटिंग मी एज अ पर्सन. फियर का जो आपने पहला रोल बताया कि यू नो आई डोंट वांट टू लूज़ द पर्सन, और ये सबसे बड़ा फियर होता है जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो, यू डोंट वांट टू लूज़ द पर्सन. इस फियर की वजह से जो हमने पहले सारी बातें करी कि लोग खुद को बदलना शुरू कर देते हैं. अच्छा, फिर वो भी एक चैलेंज हो जाता है कि आप खुद को बदल लिया, अब वो भी नहीं समझ में आ रहा है. तो वेयर डज द बक स्टॉप? सी उस वो जो पॉइंट आता है ना कि जो पर्सन खुद को बदलना चालू कर देते हैं, दे आर ऑफन नॉट कंसर्न्ड अबाउट लूजिंग द पर्सन, दे आर ऑफन मच कंसर्न्ड अबाउट लूजिंग द पार्ट वेयर दे आर बीइंग चोजन. मैं पिज़्ज़ा के बदले बर्गर इसलिए खा रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि आप डिसअपॉइंट हो जाए मुझसे और आप मुझे जो चूज़ कर रहे हो हर दिन ना, वो मुझे बुलाना बंद कर दो. तो मेरे लिए वो आपको खोने का डर नहीं है, मुझे खुद को बीइंग चोजन होने का ना होने का डर है. तो वो पार्ट है. और द अदर पार्ट वी टॉक्ड अबाउट फियर ऑफ बीइंग लूजिंग द पर्सन, देन इट कम्स फ्रॉम कंप्लीट क्लैरिटी कि आई नो हु आई एम, आई नो हाउ माई पार्टनर कॉम्प्लीमेंट्स मी एज अ पर्सन, एंड मुझे पता है उनका रोल क्या है मेरी ज़िंदगी में, एंड आई डोंट वांट टू लूज़ दैट पार्ट इन माई लाइफ. तो दैट आई एम वेरी क्लियर अबाउट कि मैं उस पार्ट को नहीं लूज़ करना चाहता हूँ बिकॉज कुछ पार्ट आई कैन डू ऑफ माई लाइफ बट कुछ पार्ट शी इज़ एडिंग टू माई लाइफ. सो आई डोंट वांट टू लूज़ दैट पार्ट. सो दैट कम्स फ्रॉम कंप्लीट क्लैरिटी. बट जो पहला पार्ट आता है ना कि अपने आप को चेंज करना या ओवर एडजस्ट करना, वो पार्ट आता है बिकॉज आई जस्ट वांट टू बी चोजन. चलो, क्लैरिटी मिल गई कि मुझे नहीं लूज़ करना है इस पार्टनर को, और क्योंकि कॉम्प्लीमेंट करती है मेरे अंदर, लेकिन जो मुझे करना है वो भी करना है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ गया. उसके बारे में क्या कहना है आपका? बिकॉज लाइफ इज हैपनिंग इन ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस ना. इतनी डायरेक्ट तो नहीं हो रही जैसे अपन बात कर रहे हैं स्टूडियो में लाइट्स लगा के. लाइफ इज नॉट हैपनिंग लाइक दिस, राइट? एब्सोल्युटली. सो हाउ डज वन एड्रेस दैट? इस पार्ट में भी जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात आती है ना, इसमें भी दो पार्ट्स पे एग्जिस्ट करते हैं. मेन और वुमेन के टर्म्स में बहुत अलग अलग फॉर्म होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का. What is your experience there? Why do men get into extramarital affairs and why do women get into extramarital Women के लिए affairs? it always starts with the emotional need, that they feel lost in the relationship, they feel unheard in the relationship, they feel unwanted in the relationship, and then comes a person who shows that woman that yes, you're wanted, yes, I can hear you, yes, I can talk, listen to whatever you're saying. So naturally she feels good कि अच्छा मेरी आइडेंटिटी वापस आ गई, I feel good, I feel alive again. जो इतना 5-10 साल 15 साल ऑफ रिलेशनशिप में तो खो गई थी, मुझे पता नहीं था मैं कौन हूँ.
आई वॉज अ मदर, आई वॉज अ वाइफ, बट आई वॉज लॉस्ट, आई डोंट नो हु आई एम एज अ पर्सन. सडनली वो कॉन्फिडेंस जो डिप हो चुकी थी, समवन लिसनिंग टू यू, समवन शोइंग यू दैट यू आर वर्दी, यू आर देयर, सारे कुछ अलाइव हो जाता है. But don't you think this definition is a little outdated? I'll tell you why. I feel it applies to women जो हमारे से पहले की जनरेशन्स की थी, जिन्होंने इतना लाइफ को एक्सप्लोर नहीं किया है, जो शायद उतनी ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं है, जो शायद इतनी ज़्यादा अपने डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट नहीं है. लेकिन आज की जो लड़की है, दैट हैज़ बिकम मोर लाइक अ मैन ओनली. वो अपने डिसीजन सारे खुद लेती है, वो अकेले रहना जानती है, वो अकेले सर्वाइव करना जानती है, वो पैसे कमाती है, वो पैसे उड़ाना जानती है, वो अकेले ट्रैवल कर सकती है. तो उनमें ज़रूरी नहीं है कि कोई इमोशनल नीड की कमी की वजह से ये डिसीजन आ रहा हो कि मेरी कुछ नीड्स जो है वो मीट नहीं हो रही है, या आई एम लूजिंग माई सेल्फ इन दिस रिलेशनशिप, सो आई वॉन्ट टू चीट. बिकॉज आई हैव क्लाइंट्स जो सिर्फ इसलिए चीट करेंगे क्योंकि उन्हें चीट करना है. विमेन ऑल्सो, नॉट जस्ट मैन. सी ये इट ऑलवेज एंड ऑलवेज रूट्स फ्रॉम लैक ऑफ इमोशनल नीड्स. प्रॉब्लम इज पीपल आर सो अनअवेयर, उनको पता ही नहीं वो कर क्या रहे और क्यों कर रहे हैं. एक मैन और वुमेन का बायोलॉजिकल डिफरेंस है कि क्या चीज़ें उनको ड्राइव करती है और क्या नहीं करती है. अगर जो चीटिंग की बात करते हैं ना, तो उस केस में भी मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है कि खालीपन है, एम्प्टीनेस अंदर. इसी जो बात है कि मैं दुनिया घूम सकती हूँ, मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, मेरे बहुत पैसे, सब कुछ है, दैट इज सर्विंग फॉर अ गुड नीड. मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करा सकती हूँ, बट एक पार्ट होता है ना बीइंग चोजन बाय समवन, ऑफ कोर्स. right? That is empty. You don't feel chosen by anyone. That is missing in your life. So when someone shows you that you're being chosen, that feels good. So you feel for women it is the lack of emotional needs being met. What is the reason for men going into extramarital affairs? Men के लिए भी interestingly यही होता है. The lack That's of what depth. I said, right? Men के लिए भी interestingly होता है lack of depth in the relationship, because वो generally कैसे होता है ना कि वो anyway बहुत detached होते हैं most of the times relationships में. तो डिटैच्ड है तो इमोशनली तो उनके वॉइड तो अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा है. Men detached होते हैं रिलेशनशिप में, मतलब जिस लेवल पे इमोशनली इन्वॉल्व होती है विमेन, बात करके, शेयर करके, डिस्कस करके, कनेक्ट करके, उस लेवल पे मेन एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं. मेन क्या कर रहे हैं, मेन थोड़ा स्पेस ले, जैसे एग्जैक्टली फाइट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो सेक्लूड कर ले रहे हैं खुद को, विड्रॉ कर ले रहे हैं. तो वहीं पीछे एग्जिस्ट कर रहे हैं. धीरे धीरे उनका अलोन वाले, उनको लग रहा है कि चलो मुझे प्रोटेक्ट हो रहा है, मुझे विड्रॉ करके खुद को मैं बचा ले रहा हूँ, लेकिन इट इज़ कमिंग एट अ कॉस्ट. दैट इज़ यूर लूजिंग आउट ऑफ द डेप्थ ऑफ द रिलेशनशिप. सो नाउ यूर अलोन. जो चीज़ें आपको मिल रही थी आपके पार्टनर से, नो यू नॉट गेटिंग फ्रॉम पार्टनर बिकॉज यू विड्रॉन योर सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन. तो आप भी खाली हो चुके, एम्प्टी हो चुके हो. अब इस खालीपन में, एम्प्टीनेस में, मेन का सबसे ईजी ट्रिगर पॉइंट क्या था, चेज. बिकॉज उसको फिर से वो स्पार्क चाहिए, फिर से वो एक्साइटमेंट चाहिए, एंड दैट गोज थ्रू दैट फिजिकल कनेक्शन फर्स्ट. बिकॉज मेन का दिमाग नेचुरली उसको ज़्यादा क्रेव करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि लेट्स चेज समवन, लेट्स देन डू वट एवर इट टेक्स टू गेट टू दैट पर्टिकुलर चेज, एंड देन फिर दे स्टार्ट चेजिंग समवन एल्स. एंड ऑफ कोर्स फिजिकल नीड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेन्स पॉइंट. तो वहाँ से स्टार्ट होती है चीज़. तो विमेन के साथ वो स्टार्ट होता है इमोशनल नीड से, इट देन ब्लड्स आउट, द फिजिकल नीड भी बाद में आ जाती है नेचुरली उसके बाद से, एंड देन दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती है. मेन के लिए आता है फिजिकल नीड्स पे, लेकिन पॉइंट ऑफ फनी थिंग इज कि इमोशनल नीड्स उनके पास ऑलरेडी कैपेबिलिटी नहीं थी फुलफिल करने की. तो टिल द पॉइंट द इमोशनल नीड्स वाला पॉइंट आता है, they get bored of this as well, then they fight another person. Another relationship they Yes. get into, another Yes. extramarital they get into. So what is this understanding going to help us with? जो ये conversation को सुन रहा है उसको समझ में आ गया extramarital affair का एक मोटा मोटा आर्किटेक्चर क्या है. सुन के क्या होगा, समझ के इससे होगा क्या, what should I do in my life to not have this situation? सबसे सिंपल पार्ट इसका ये होगा कि आप वो डेप्थ को कहीं और नहीं ढूंढोगे, आप अपने पार्टनर में ढूंढोगे. इफ़ यू अलाउ योर सेल्फ टू लूज, if you allow yourself to be lost in a relationship, then you definitely want to find yourself in someone else. वो ही मेहनत आप अपने रिलेशनशिप पे करो. But why is it sounding like दादाजी's advice? I'll tell you why. Because वो बोलते थे ना, लाइक हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जैसा था जो था मैंने इसी के साथ निभाया, इसी के साथ ठीक किया, इसी में गया. एंड हम अपने लेंस से देखें तो रिलेशनशिप को हमें बड़ा अच्छा नहीं, मीनिंगफुल नहीं लगता है कि क्या ही किया इन लोगों ने. प्यार तो हमें दिखता नहीं है, रिस्पेक्ट हमें दिखती नहीं है, दोनों अपनी डिफरेंट लाइफ जीते हैं, और इवेंचुअली जो आप कह रहे हो वो मुझे वैसी एडवाइस लग रही है. तो व्हाट इज़ दिस सॉल्व? देखो, आपने ओनरशिप ली रिलेशनशिप की, आपने शादी की एक पर्सन के साथ. जो पिछले ज़माने में था दादा दादी वाला रिलेशनशिप, वहाँ पे उन्होंने तो फ़ोटो से शादी करी थी, वो उन्होंने देखा तक नहीं था पर्सन को. आज के केस में आई एम श्योर कि अगर लव मैरिज हुई तो आप जानते थे पर्सन, तो आपका डिसीजन था वो चीज़. अरेंज मैरिज में भी लोग बात करते थे, वेरी गुड टाइम, 6-8 महीना अच्छे से बिताते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में बात करके. तो कहीं ना कहीं आपका एक एक्टिव डिसीजन आपने लिया है ओनरशिप के साथ, तो आपको चलाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना. हम कितना ब्लेम करते रहेंगे कि डिफरेंसेस को, बाकी चीज़ों को. अगर कंप्लीटली आउट है कि मेरी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है, चैलेंजेस कॉन्फ्लिक्ट है, निकल लो रिलेशनशिप से, साइड हो जाओ एंड अपने लिए ना कुछ बिल्ड करो. बट आप बीच में हो फंसे हुए,
बट आप उस पर मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, आप वही ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, एस्केप ढूंढ रहे हो, तो वो एस्केप तो कहीं नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर, राइट? अच्छा, पता कैसे चलेगा कि मैं ये रिलेशनशिप में मेहनत नहीं करना चाह रहा हूँ वर्सेस ये रिलेशनशिप किसी लायक ही नहीं है? कैसे पता चलेगा? व्हाट्स द डिफरेंस? आपको आइडेंटिफाई हो जाता है वो पार्टनर कि जब अगर आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया अपने रिलेशनशिप में, आपने बात की, आपने डिस्कशंस करा, आपने फाइट करे, कॉन्फ्लिक्ट कैसा पूछ कर, बट द अदर पर्सन इज गॉन इनटू अ शेल, आपके कुछ भी करने के बावजूद वो इंसान निकल नहीं रहा शेल से, तो अगेन इट्स अ लॉस्ट केस। अब क्या ही कर लो। व्हाट इज द व्हाट इज द स्टेप देयर? क्या उस टाइम पे ब्रेकअप कर लेना चाहिए? आइडियली देखो, अगर आप इस पार्ट में 2 पार्ट्स आते हैं, कैन यू अफोर्ड अ ब्रेकअप और कैन यू नॉट? ट्रुथ इज अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट। What is the affordability of a breakup? अफोर्डेबिलिटी जैसे फॉर एग्जांपल, अ लॉट ऑफ पीपल हैव दैट इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मैं फिर से ज़िंदगी वापस रीबिल्ड कर सकूंगा, लेट्स से कि आई डोंट हैव एनी लाइबिलिटीज़ लाइक चिल्ड्रन फॉर दैट मैटर, जहाँ मैं नहीं चाहता हूँ इन्वॉल्व हो वो सारी चीज़ों में, तो चलो आई एम फ्री, आई कैन टेक अ ब्रेकअप एंड देन मूव अहेड फ्रॉम इट। लेकिन आ गई सारी लाइबिलिटीज़ एंड देन मैं उतना रिस्क में नहीं जाना चाहता हूँ। लेते लोग, ऐसी बात नहीं करते हैं, करना चाहिए। अगर बहुत स्ट्रगल में आप अब्यूज़ में करना हो, चाहिए, करना चाहिए। when there are kids involved. अगर अब्यूजिव रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली यस। अगर आप ठीक ठाक में हो और आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो, देन ट्राई टू फाइंड वेज। अब्यूजिव नहीं है बट लव नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, प्यार नहीं है, तो क्या करें फिर? लेकिन बच्चे हैं। नहीं, उस केस में इट्स बेटर टू बी देन टुगेदर और बिल्ड योर रिलेशनशिप। अगर अब्यूज नहीं है मतलब दोनों के पास टेंडेंसी है बेटर करने की, आप बस कर नहीं रहे हो। पर इंटरेस्ट नहीं है कि नहीं करना है। नहीं, इंटरेस्ट की बात नहीं होती है, वो थक चुके हैं ट्राई करके बहुत सारी चीज़ें, बट उनको समझ नहीं आ रहा करना क्या है। मोस्ट केसेस में होता है, बिकॉज अगर अब्यूज़ है तो एक क्लियर केस है जहाँ पे कि वो कर नहीं पा रहे हैं एंड दे हैव एक्सट्रीमिटी ऑफ द इमोशन एंड दे कैन नॉट हैंडल इट ऑब्वियसली। दूसरा पार्ट है कि वो बोर हो चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा करना क्या, बिकॉज वो 5-6 चीज़ ट्राई करके देख चुके हैं, वो 5-6 चीज़ें कहीं कनेक्ट नहीं कर रही है, राइट? तो वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है समझना कि वो अगर वो पार्ट आ रहा है तो टेक सम हेल्प, कपल थेरेपिस्ट के पास जाओ, गेट टू दैट मिड पॉइंट, अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर एंड देन ट्राई टू वर्क इट आउट टुगेदर। हाँ, तो अपने डिसीजन को आप ज़्यादा इन्फॉर्म कर सकते हो बाय ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग्स, जैसे थेरेपी कुड बी अ पार्ट ऑफ इट, काउंसलिंग कुड बी अ पार्ट ऑफ इट, कोचिंग कुड बी अ पार्ट ऑफ इट। तो इस सब के थ्रू जाके आप थोड़ा सा अपने सिचुएशन में वेल इन्फॉर्म डिसीजन क्या ले सकते हो। बट वो डिसीजन मुझे अगेन लगता है बहुत इंडिविजुअलिस्टिक भी होता है। हाँ, कि आपको क्या सही लगता है, एक होता है मोटा माटी तौर पर क्या सही है, जो शायद एडवाइस हमें सभी देते हैं, बच्चे हैं तो डिवोर्स नहीं करना, दैट्स अ ब्लैंकेट एडवाइस दैट यू गेट फ्रॉम एवरीबॉडी। अगर अब्यूजिव है ना तो करना चाहिए। एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में बच्चा ज़्यादा डैमेज हो रहा है रादर देन बीइंग सिंगल। एक्चुअली क्या है ना शिवम, आजकल मॉडर्न रिलेशनशिप में अब्यूज़ का डेफिनेशन भी बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि देयर इज फिजिकल अब्यूज़, वायलेंस है वो तो क्लियर कट नो है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ मेंटल अब्यूज़ ऑल्सो, देयर इज अ लॉट ऑफ मेंटल withdrawal from the other person, there's a lot of mental load on the other person or one person to take the relationship forward. और उस केस में भी आप you don't know whether how to call out this abuse also. See, mental abuse में भी क्या है ना कि जहाँ पे आप अकेले पड़ चुके हो, तो what most of the times happen is कि there's a lot of shouting and lot of anger, a lot of fighting involved, quarreling involved. Right, that is bad for the child anyway. Right. एक बच्चा नहीं देखना चाहता अपने माँ बाप को इस तौर पे लड़ते हुए, उसके लिए ज़्यादा ट्रॉमेटिक है वो चीज़। इट्स बेटर टू बी इंडिविजुअली टुगेदर। मॉडर्न रिलेशनशिप्स हैव बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड ना शिवम, जैसा आपने कहा कि उस सिचुएशन में आप कह रहे थे कि साथ में रहना बेटर है, लेकिन बच्चे के सामने लड़ाई मत करो। प्लीज कंप्लीट दैट थॉट, सॉरी। अगर वो पार्ट आता है जहाँ पे आप वैसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप अब्यूज़ नहीं है, आप दो एक दूसरे को हैंडल कर पा रहे हो, बट हाँ वो स्पार्क नहीं बचा है, देन वर्क ऑन योर मैरिज। बट बच्चे के लिए वो फिर भी डिसेंट स्टेट टू बी इन है कंपेयर टू बीइंग सिंगल, बिकॉज वहाँ पे बच्चे को दोनों का एटलीस्ट इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है, अपार्ट फ्रॉम कि एक बंदा निकल के लेके चले जाए। वहाँ पे ऑफकोर्स अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत अकेला हो चुका हूँ, अकेली हो चुकी हूँ, और मैं वो फ्रस्ट्रेशन देन बच्चे पे आ रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन मेरे एक दूसरे पर आ रहा है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जा रहे हो। हाँ राइट। जब चीज़ें अगली होनी चालू हो जाए, जब चीज़ें बहुत स्ट्रेसफुल होनी चालू हो जाए, तो मतलब पॉइंट इज कि बच्चे को प्रोटेक्ट करना है हमें ये सारे ब्लैंकेट ऑफ इश्यूज एंड ब्लैंकेट ऑफ ट्रॉमा से। ये पॉइंट है, ये मतलब जो बोलते हैं एडवाइस जो भी आते हैं कि बच्चे के लिए नहीं करो, ये करो, इट ऑल कम्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग ना कि बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं फ्रॉम द होल ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स लाइक दैट। बट आपको इवेंचुअली मेजर करना है कि अगर बच्चे को ज़्यादा कुछ मिल रहा है साथ रह के, बिकॉज आप दोनों हैंडल कर पा रहे हो चीज़ों को, तो वर्क ऑन योर रिलेशनशिप देन रादर देन बच्चे को सेक्लूड कर देना उस प्रोसेस से। आजकल एक और थर्ड वे निकाल लिया है मॉडर्न रिलेशनशिप्स में, जो मैं देखती हूँ कि हाँ हम डिवोर्स भी नहीं करेंगे, हम साथ भी रहेंगे, हम बच्चे के सामने लड़ेंगे भी नहीं, बट हम अपने इंडिविजुअल लाइफ जिएंगे। तुम अपना जो मर्जी करो, मैं अपना जो मर्जी करूँ। हाँ होता है, आजकल बहुत चल रहा है। आजकल ये वाला एक बहुत तीसरा रास्ता जिसे मैं बोल रही हूँ वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं ये पॉइंट बताना भूल गया
ये पॉइंट भी एड ऑन होता है कि इसमें भी बच्चे का लेकिन डेफिनेशन ऑफ अ रिलेशनशिप ऑल्सो बिकम्स वेरी फ्लॉड देन, कि वो बच्चा भी दिन यही ग्रो अप करके सीखेगा फिर कि रिलेशनशिप लुक्स लाइक दिस ओनली, इंडिपेंडेंट एंटिटीज, तो बच्चा भी वही चीज़ को मिरर करेगा अपने रिलेशनशिप में गोइंग अहेड. Now, coming towards the conclusion of this episode, what is your idea of a healthy, successful relationship? There are going to be challenges, there are going to be conflicts, but there will be depth to the relationship as well, where both people feel secure enough to be able to talk about their feelings, address each other emotions, understand each other better, and then also grow with it. Because I personally feel कि जब दो पार्टनर्स के पास एक म्यूचुअल गोल होता है ना, तो वो रिलेशनशिप को एक नयापन कॉन्स्टेंटली मिलता रहता है. बिकॉज दैट इज़ अ ट्रुथ कि आप रिलेशनशिप में जब जाते हो ना, तो आपके पास बहुत नयापन है खुद में. इनिशियली बॉडी नया है, माइंड नया है, एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ मिल जाता है. एक पॉइंट के बाद बॉडी से आप यूज टू हो जाते हो, दिमाग से यूज टू हो जाते हो, यू गेट बोर्ड विद दैट पर्सन कि क्या ही करे ज़िंदगी में. दैट इज़ वेयर न्यू गोल्स, म्यूचुअल गोल्स हेल्प अ लॉट. बिकॉज जब आप नई चीज़ें साथ में करते हो, देन आप एक और नया बनाता है. कौन से तरह के म्यूचुअल गोल्स हो सकते हैं? स्टार्ट रनिंग टुगेदर. आपने एक नया अपने पार्टनर को नए तरीके से देखा और आपका पार्टनर ने आपको नए तरीके से देखा. बिकॉज आप दोनों कुछ नया ट्राई कर रहे हो. आप लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हो एक साथ में, आप लोग ट्रैकिंग कर रहे हो साथ में, आप लोग ट्रैवल कर रहे हो साथ में, आप लोग काम कर रहे हो साथ में, कुछ भी हो सकता है वो चीज़. यूजुअली लोग ये सब करने की जगह बच्चा पैदा कर लेते हैं. बच्चा इज ऑल्सो वेरी गुड म्यूचुअल गोल, लेकिन फॉर दैट टू हैपन बोथ हैव टू बी इक्वली इन्वॉल्वड. Equally जहाँ पर लोग नहीं prepared for it, you know, have that conversation at least and Yes. do whatever needs to be prepared for it. बच्चा पैदा कर तो लो, ठीक है फाइन, बट आपका इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए. मोस्ट फादर्स स्केप देन. शिवम, आज के इस एपिसोड में हमने रिलेशनशिप को इमोशंस के एंगल से देखना शुरू किया. फनीली हम इस एंगल से हमेशा ही देखते हैं, लेकिन उस डेप्थ से नहीं देख पाते हैं जो इमोशनल क्लैरिटी हमें दे सकती है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस हमें दे सकती है. एंड दैट इज़ वाई आई कीप टेलिंग पीपल कि इमोशनल इंटेलिजेंस को एज अ सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए. आपको खुद के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलता है. और आपने आज लोगों को उनके रिलेशनशिप में कहाँ पे काम लगेगा, कैसा लगेगा, कौन सा सही तरीका है अपने इमोशंस को प्रोसेस करने का, हीलिंग का, मूविंग ऑन का. यू हैव शेयर योर विजडम एंड एक्सपीरियंस देयर एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट. थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी फॉर दिस वेरी फ्रूटफुल कॉन्वर्जेशन. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. नाउ टू द व्यूअर्स, आज के इस एपिसोड में आपको हार्ट ब्रेक क्या होता है और उसको कैसे हमें प्रोसेस करना होता है, कैसे हम बेटर शो अप कर सकते हैं अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप में, इसके बारे में सीखने को मिला होगा. शेयर योर लर्निंग्स इन द कमेंट सेक्शन विद मी. आपके एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, आपके हार्ट ब्रेक के बारे में शेयर कीजिए. और ये पॉडकास्ट किन्हीं अपने उन दो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपने रिलेशनशिप में या तो स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो हार्ट ब्रेक के थ्रू जा रहे हैं, या तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या तो किसी तरह के पैटर्न्स में फंसे हुए हैं, बार बार रिलेशनशिप्स में स्विच करते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है. शेयर दिस कॉन्वर्जेशन विद देम बिकॉज दिस विल हेल्प देम इन many big and small ways. Thank you for watching the podcast. अगर आपको द जर्नी विद इन पॉडकास्ट की कोशिश, जो काम हम कर रहे हैं, पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप दिस पॉडकास्ट सो दैट ये और भी लोगों तक ऑर्गेनिकली एल्गोरिथम्स के थ्रू पहुँचे. Thank you so much for giving your love and support to us. I'll see you in the next one. Namaste.